नमस्कार नमस्कार, क्या आपको नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जट से न्यारी समाप्ति मैम। हाय एवरीबॉडी, वेलकम अगेन ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। और आज होने वाला है लेक्चर नंबर 3 ऑफ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पिछले दिन बेटा हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट द कंडक्शन जनरेशन ऑफ इम्पल्स, जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। बेटा कैसे जनरेट होता है, कैसे कंडक्ट होता है नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन के अलोंग। मैं वापस से आपको समाप्ति एक्सप्रेस से क्विक रिवाइज तो करा देती हूँ, बट आज बेटा उसी का एक्चुअल में कंटिन्यू टॉपिक होता है, दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि कंडक्शन और ट्रांसमिशन में क्या डिफरेंस है। ट्रांसमिशन मतलब बेटा एक न्यूरॉन से दूसरे जगह पर आप कैसे इंफॉर्मेशन को भेज रहे हो, वो ट्रांसफर को बोलते हो ट्रांसमिशन। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को भी भेज सकते हो, एक न्यूरॉन से मसल को भी भेज सकते हो, एक न्यूरॉन से ग्लैंड को भी भेज सकते हो। और कंडक्शन तो आपने करा ही लिया कि एक न्यूरॉन के अक्रॉस कैसे बेटा इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है, राइट। तो आज का जो बेटा हमारा टॉपिक होने वाला है डिस्कशन का, दैट इज द टॉपिक ऑफ साइनेप्सिस। Oh my God, बेटा no, not conduction, transmission across। अच्छा, conduction across a chemical synapse, ठीक है, ये तो फिर ठीक है। और आप बोल सकते हो यहाँ पे नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन केमिकल साइनेप्स के अक्रॉस कैसे हो रहा है, कितने तरीके के साइनेप्सिस होते हैं, साइनेप्सिस की क्या डेफिनेशन होती है, ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी ने कंडक्शन तो नहीं लिखा होना चाहिए, ट्रांसमिशन अक्रॉस अ नर्व केमिकल साइनेप्स लिखा होना चाहिए। कहाँ गया बेटा, कहाँ गया, है ना, ट्रांसमिशन ही लिखा होना चाहिए बेटा, कंडक्शन नहीं लिखा होना चाहिए, इसकी जगह ट्रांसमिशन लिखा होना चाहिए। आप एनसीईआरटी से देख लेना। आप समझ गए ना बेटा, कंडक्शन का मतलब होता है एक न्यूरॉन के अंदर आपने क्या क्या चेंज किया ताकि वो इंफॉर्मेशन न्यूरॉन के एंड तक कंडक्ट हो जाए, और एक न्यूरॉन से आगे इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर हुई, ट्रांसफर को बोला जाता है ट्रांसमिशन, ट्रांसफर को बोला जाता है ट्रांसमिशन। चलो यहीं पे बेटा टॉपिक को डिस्कस नहीं करना है, आगे भी बढ़ना है। अगर हो पाएगा तो हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी बेटा स्टार्ट कर देंगे। लेट अस सी कि क्या हो पाता है क्या नहीं, वो तो बेटा वक्त बताएगा। और अभी मैम आपको बताएंगी हैशटैग समाप्ति एक्सप्रेस में हमें बेटा कवर करना है, क्या कवर करना है, हमें कवर करना है मतलब रिवाइज करना है जो हमने पिछले दिन पढ़ा था। हमने पिछले दिन एक चीज पढ़ी कि मैम यूजुअली अगर हम न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को देखें तो वो अंदर से नेगेटिवली चार्ज होती है, बाहर से पॉजिटिवली चार्ज होती है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है -70 मिलीवोल्ट का, जिसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या पोलराइज स्टेट बोला जाता है, जो कई चीजों की मदद से मेंटेन होता है, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ मोर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स इनसाइड द एक्सोप्लाज्म। व्हाट इज एक्सोप्लाज्म? एक्सोप्लाज्म इज द साइटोप्लाज्म ऑफ बेटा एक्सॉन एंड द फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड दिस इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। मैम ने कहा था कि एक्सोप्लाज्म के अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन ज्यादा होते हैं और वो नियरली इम्परमिएबल होते हैं, बाहर नहीं जा पाते। तो ऑब्वियस सी बात है मैम, अंदर का चार्ज नेगेटिव, बाहर का चार्ज एज कंपेयर्ड पॉजिटिव रहेगा। मैम अगर मैम एक जनरल सी बात हमसे पूछी जाए तो हमें हमेशा एक चीज आपने याद रखने के लिए कहा था, ECF इज एन ओशन ऑफ सोडियम एंड एक्सोप्लाज्म इज अ ओशन ऑफ पोटेशियम आयंस। बाहर सोडियम ज्यादा होते हैं, अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है, ये हमें हमेशा याद रखने के लिए आपने कहा था, क्योंकि इसी से मैम हमें लीकी चैनल्स और सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप और आपके वोल्टेज गेटेड चैनल्स का फंक्शन जानने में आसानी हो जाएगी। एक फैक्टर जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव मेंटेन कर रहा है वो है बेटा आपका एक तो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। दूसरी कौन सी चीज बेटा इसको मेंटेन करती है? दूसरी किस चीज की वजह से अंदर नेगेटिव या बाहर पॉजिटिव है? दैट इज बेटा सोडियम लीक चैनल्स एंड पोटेशियम लीक चैनल्स। पोटेशियम लीक चैनल ज्यादा लीकी होते हैं एज कंपेयर टू सोडियम लीक चैनल। लीक चैनल्स पैसिवली काम करते हैं, यानी अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी सोडियम अंदर आ जाएगा और अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब पोटेशियम बाहर चला जाएगा। बट क्योंकि पोटेशियम लीकी चैनल ज्यादा लीकी होते हैं तो पोटेशियम ज्यादा बाहर जाते हैं एज कंपेयर टू सोडियम कितने अंदर आए, क्योंकि बेटा पॉजिटिव अंदर कम आए एज कंपेयर टू पॉजिटिव बाहर जितने गए। दैट इज अनदर फैक्टर दैट इज मेंटेनिंग दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तीसरा फैक्टर बेटा जो एक्टिवली काम करता है, जो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट काम करेगा, जो एटीपी का यूज करेगा, दैट इज सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप।
सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप जो होता है ये 3 सोडियम आयंस को बाहर और 2 पोटेशियम आयंस को बेटा अंदर ट्रांसफर करता है। दिस इज सोडियम पोटेशियम एटीपीएज। एक्टिवली काम करेगा क्योंकि सोडियम जहां ज्यादा है वहां सोडियम भेज रहा है, पोटेशियम जहां ज्यादा है वहां पोटेशियम भेज रहा है। एक एटीपी का यूज करके ये इस तरीके की मूवमेंट करेगा। ऑफ कोर्स आप लोगों ने एनिमेशन देखी होगी एंड यू मस्ट हैव लव्ड द एनिमेशन ऑब्वियसली। ये रेस्ट की कंडीशन है जब मेम्ब्रेन को किसी ने नहीं छेड़ा, जब कोई स्टिमुलस नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। पर मैम जैसे ही स्टिमुलस आता है तो क्या होता है, इसके वक्त और जज्बात सब अभी बदलेंगे और इसका चार्ज बदलेगा बेटा। मेम्ब्रेन पहले तो नेगेटिव थी और बाहर से पॉजिटिव थी, पोलराइज स्टेट में थी, रेस्टिंग स्टेट में थी। फिर मैंने बेटा आपको एक चीज और बताई थी। क्या बताया था बेटा मैंने आपको बताया था कि जैसे आपकी सेल बॉडी है, इसमें डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स पे लिगैंड चैनल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम लिगैंड चैनल। जैसे ही स्टिमुलस आता है सोडियम लिगैंड चैनल से सोडियम की एंट्री होती है। डिपेंड करेगा बेटा कि कितने सोडियम आयंस अंदर आए, डिपेंड करेगा, थैंक यू भैया, कितने सोडियम आयन अंदर आए उस पर डिपेंड करेगा। और ऑफ कोर्स कितने अंदर आए बेटा वो इस बात पर डिपेंड करेगा दैट व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस। स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस पर डिपेंड किया। बट मैम जैसे ही सोडियम की एंट्री होती है यहाँ का चार्ज -70 से -55। सारे बच्चे बेटा अटेंशन होके रिवीजन करेंगे। ये रिवीजन टाइम पास नहीं होता है। जो बच्चा रिवीजन में यहाँ पे टाइम पास कर रहा है उसका टाइम पास हो जाएगा। बेटा टाइम पास नहीं करना है अभी, ठीक है। -70 से -55 जो ये चार्ज हुआ मैम, इसी को तो हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस बोलते हैं। और इसकी वजह से यहां जो चैनल्स खुलेंगे सबसे पहले ABC, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल से सोडियम की एंट्री होगी, ऑब्वियस सी बात है मैम। तभी तो मेम्ब्रेन डीपोलराइज होगी, यानी अंदर से पॉजिटिव बाहर से नेगेटिव। दिस इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। जितने सोडियम अंदर आएंगे उससे धीरे धीरे चार्ज +30 मिलीवोल्ट पहुंच जाता है। इसी को हम एक्शन पोटेंशियल या इंपल्स भी कहते हैं। +30 तक ये पहुंच जाता है। उसके बाद बेटा ऑटोमेटिकली ये क्लोज हो जाते हैं। जो ये चेंज इन पोटेंशियल होता है इस पर्टिकुलर जगह पर, वो अपने नियरेस्ट साइट के लिए एक्शन पोटेंशियल की तरह, स्टिमुलस की तरह काम करता है। स्टिमुलस की तरह काम करता है। इट एक्ट एज अ स्टिमुलस फॉर द नियरेस्ट साइट। तो ये नियरेस्ट साइट के लिए स्टिमुलस की तरह काम कर रहा है। और बेटा आपको करंट का एक फ्लो दिख रहा है, प्लस माइनस, एक सर्किट कंप्लीट होता है। दिस एक्ट एज अ स्टिमुलस फॉर द नियरेस्ट साइट। और बेटा क्या होगा फिर नियरेस्ट साइट में, ये जो चेंज इन पोटेंशियल हुआ था ए पे, यही एज अ स्टिमुलस इसकी तरह काम कर रहा है। तो यहाँ के सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुलेंगे। जिस वक्त में यहाँ के सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल रहे हैं उस वक्त में ए वाली जो मेम्ब्रेन है वो रीपोलराइज हो रही होगी। इस जगह पे ये वाले चैनल्स खुलेंगे तो फिर ये डीपोलराइज होगी, फिर ये एक्ट करेगी एज अ स्टिमुलस फॉर द नियरेस्ट साइट। इस तरीके से कंडक्शन आगे बढ़ता रहता है। पहले डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन के बाद रीपोलराइजेशन, जो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल से होता है, जिससे पोटेशियम बाहर की तरफ बेटा मूव करते हैं। पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल से आप सोच के देखो ना, पहले मेम्ब्रेन रेस्ट पर थी तो माइनस और प्लस, फिर सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुलते हैं तो सोडियम अंदर आता है तो अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव। फिर बेटा आपके सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल से ये हुआ, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल से पोटेशियम बाहर जाएगा तो अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव। दिस इज बेटा हाउ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन टेक्स प्लेस। मैंने आपको एक डेटा और बताया था कि जो आपका बेटा पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं वो थोड़े ज्यादा टाइम के लिए खुले रह जाते हैं, जिसकी वजह से पोटेशियम ज्यादा बाहर चले जाएंगे और मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज हो सकती है -90। बट वंस बेटा हाइपर पोलराइजेशन इज ओवर, उसके बाद ये सोडियम पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल सारे क्लोज हो जाएंगे। फिर से रेस्टिंग वाली कंडीशन बेटा डेवलप हो जाएगी, दैट इज -70 मिलीवोल्ट। बेटा रेस्टिंग कंडीशन क्यों डेवलप होना जरूरी है? रेस्टिंग कंडीशन मैम इसीलिए डेवलप होना जरूरी है बिकॉज एक मेम्ब्रेन जो रेस्ट पर होती है वही मैम न्यू स्टिमुलस को रिसीव कर सकती है और एक्साइट हो सकती है। दैट इज द रिक्वायरमेंट। एक माइलिनेटेड न्यूरॉन के अक्रॉस कंडक्शन फास्टर होती है, जंपिंग कंडक्शन सिर्फ नोड्स ऑफ रैनवियर टू नोड्स ऑफ रैनवियर कंडक्शन करते हो, बट एक बेटा अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन में कंडक्शन स्लोअर होती है, ऑफ कोर्स क्योंकि उसमें थ्रू आउट द मेम्ब्रेन आपको कंडक्शन करना पड़ता है। फ्री कंडक्शन इज पॉसिबल एट नोड्स ऑफ रैनवियर ओनली इन केस ऑफ माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। आज हम सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा, जो आपने बचपन में भी काफी जनरल बातें तो इससे रिलेटेड पढ़ी ही होंगी, दैट इज साइनैप्सिस। What is a synapse? Junction between neurons. दो न्यूरॉन्स के बीच का जंक्शन कहलाता है
साइनैप्स। ऐसे ही जंक्शन जो मसल और न्यूरॉन के बीच में होते हैं उसे बोला जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब मैं आपको बेटा अगर एक साइनैप्स की, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो ये चीज आप समझने की कोशिश करना। जैसे ये मैं बना रही हूं एक न्यूरॉन का बेटा एक्सॉन टर्मिनल पे जो साइनैप्टिक नॉब होता है, एक्सॉन आपने बनाई थी ना, उस पे साइनैप्टिक नॉब्स आपने बनाए थे इसे समझना, एक न्यूरॉन की मैंने साइनैप्टिक नॉब बनाई हुई है। इसके अंदर बेटा क्या होंगे, ऑब्वियस सी बात है मैम, इसके अंदर साइनैप्टिक वेसिकल्स होंगे। इन वेसिकल्स के अंदर बेटा क्या भरा होगा, केमिकल भरा होगा जिससे न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। अलग अलग टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, आगे मैं आपको अभी समझाऊंगी भी। एक्साइटेटरी होते हैं, इनिबिटरी होते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है जी। और ये बेटा एक दूसरी न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, तो दूसरी न्यूरॉन का मैं सपोज एक डेंड्राइट बना के आपको बताती हूँ। इसको थोड़ा सीधा बनाते हैं। और ये तो पहली न्यूरॉन है ना बेटा, पहली न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल मैंने बनाया है, और अभी मैं दूसरी न्यूरॉन जो इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगी इस न्यूरॉन से, दोनों के बीच का जंक्शन तभी तो दिखा पाएंगे। ये उस न्यूरॉन का मान लो डेंड्राइट है, ये उस न्यूरॉन का क्या मान लो बेटा, डेंड्राइट है, ठीक है। अब दिस इज डेंड्राइट, दोनों के बीच में आपको जंक्शन दिख रहा है, दिस इज एक्सॉन टर्मिनल। एक साइनैप्स को बनाने के लिए बेटा एज पर एनसीईआरटी और जो आप अभी पढ़ोगे भी, देयर आर 3 थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड। एक होती है प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन, एक होती है साइनैप्टिक क्लेफ्ट, और एक होती है पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। अच्छा, जो डायग्राम मैंने दिखाया हुआ है, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ केमिकल साइनैप्स, जो हमारी बॉडी में 99% ज्यादातर यही साइनैप्सेस होती हैं। वैसे बेटा 2 तरीके की साइनैप्सेस होती है, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स, केमिकल साइनैप्स। इलेक्ट्रिकल साइनैप्सेस आर रियली वेरी दे आर रेयर, वेराज केमिकल साइनैप्सेस के बारे में हमें पढ़ना होता है, इसीलिए हम ट्रांसमिशन भी अक्रॉस अ केमिकल साइनैप्स ही आपको समझाते हैं, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स नहीं समझाते। बट दोनों के बीच का डिफरेंस एनसीईआरटी में जरूर मेंशन किया हुआ, तो वो चीज तो हम करेंगे। बट यहाँ पे भी जो डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ बेटा, ये केमिकल साइनैप्स का डायग्राम दिखा रही हूँ, क्योंकि केमिकल साइनैप्स में ही बेटा हम न्यूरोट्रांसमीटर का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में न्यूरोट्रांसमीटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। अब आपको जो यहाँ पे बेटा पहली न्यूरॉन की ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है, इस मेम्ब्रेन को बोला जाता है प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। इसे क्या बोला जाता है, प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। जो न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगी, जिसका मैंने डेंड्राइट बना के दिखाया हुआ है बेटा, दिस न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। दिस इज पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। पहली वाली मेम्ब्रेन प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन, दूसरी वाली मेम्ब्रेन बेटा पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन, और दोनों के बीच का जो गैप होता है बच्चों, वो कहलाता है साइनैप्टिक क्लेफ्ट। साइनैप्टिक क्लेफ्ट, क्लेफ्ट इज व्हाट, क्लेफ्ट इज द गैप। तो मैंने एक बनाया बेटा पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन, एक मैंने बनाया प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन, और एक मैंने दोनों न्यूरॉन के बीच का जो गैप है वो दिखाया, उसे हमने बोला साइनैप्टिक क्लेफ्ट। ये 3 चीजें मिलके बच्चों क्या फॉर्म करती है, साइनैप्स। ये 3 चीजें बेटा मिलके क्या फॉर्म करती है साइनैप्स। आपसे कभी भी पूछा जाएगा साइनैप्स कंसिस्ट ऑफ प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ द फर्स्ट न्यूरॉन, synaptic cleft that is a gap between 2 neuron, and post synaptic membrane of the neuron that will receive the information। क्या ये बात सबको समझ लग रही है? अब बेटा मैं कुछ चीजें यहीं पे बता दे रही हूं जो आपके आगे के टॉपिक को इजी बना देगी। ये क्या है बेटा, ये साइनैप्टिक वेसिकल्स है, ये याद रखना है। ये क्या है, साइनैप्टिक वेसिकल्स। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर अलग अलग टाइप के होते हैं, आगे मैं आपको समझाऊंगी बेटा, एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी टाइप। अच्छा एक चीज मुझे और बताओ बच्चों, इस डायग्राम में जो बेसिकली आपको समझ में आ रहा है, बेटा एक बात बताओ, जैसा आपने कहाँ पढ़ा था, मसल्स में पढ़ा था, आपने पढ़ा था ना कि कैसे एक मसल में इंफॉर्मेशन आती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, मोटर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को लेके आती है, फिर मोटर न्यूरॉन बेटा कैसे क्या करती है,
आपने थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा हुआ है, इसीलिए पूछ रही हूँ, आपको पता होगा ये, क्योंकि आपने अभी अभी पढ़ा है बेटा, थोड़ी टाइम पहले। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स बेटा अल्टीमेटली इन्हीं वेसिकल्स के अंदर से बेटा रिलीज हो जाएंगे बाहर की तरफ, इसी गैप में पहले रिलीज होंगे। अभी मैं वही चीज आपको समझाऊंगी कि कैसे रिलीज हो रहे हैं। वही चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई भी थी कि आपको आसान लगेगी क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स की मैं बात कर रही हूँ बेटा, जो इस गैप में से निकल के यहां बाहर आएंगे, इन न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स कहां प्रेजेंट होंगे, भले वो कोई भी किसी भी टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर हो, चाहे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हो, चाहे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हो, वो तो बाद की बात है, मैं आपको बताऊंगी। बट उसके रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होंगे बच्चों, कहां प्रेजेंट होंगे, तुम्हें क्या लगता है? ऑफ कोर्स मैम, रिसेप्टर्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स विल बी प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन। उस न्यूरॉन में प्रेजेंट होंगे ना बेटा, जो न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को आगे रिसीव करेगी। इससे जो इंफॉर्मेशन बेटा ट्रैवल करके आएगी, उसे तुम्हें आगे पास करना है। जो न्यूरॉन इंफॉर्मेशन रिसीव कर रही है, डेफिनेटली रिसेप्टर ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स बेटा आपकी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में लोकेटेड होगी। मानते हो कि नहीं? हाँ या ना? ये रिसेप्टर्स भी बेटा अलग अलग टाइप के होते हैं, जो मैं आगे आपको बताऊंगी। हालांकि वो थोड़ा सा अतिरिक्त ज्ञान होगा, तो हम बहुत ज्यादा अतिरिक्त ज्ञान पे बात नहीं करेंगे। रिसेप्टर्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, रिसेप्टर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है? डन 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 डन। इसको बेटा पॉज करके नोट कर लो। अब मैं आपको पहले दो टाइप्स के साइनेप्सेस के बारे में बता देती हूँ, जो एनसीईआरटी में बेसिक दिया हुआ है, डिटेल नहीं बेटा, ओनली एनसीईआरटी बेस्ड। इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? टाइप्स ऑफ साइनेप्सिस, क्या करना है हमें बेटा? टाइप्स ऑफ साइनेप्सिस। टाइप्स ऑफ साइनेप्सिस, एक तरफ हम लिखते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। पहले मैं डिफरेंसेस लिख लूं बच्चों, फिर आपको समझा दूं, ठीक है? ताकि आप भी नोट कर सको, मैं साइड होके समझाती रहूंगी। और एक होते हैं बेटा केमिकल साइनेप्स, हमें यही पढ़ने हैं, हमने बनाया भी इसी को ही है। ठीक है? रेयर इन दी सिस्टम, बहुत ही कम। मोस्टली these synaptic cleft is very very less। एक बार ही देख लेना, एनसीईआरटी में ये ना दिया हो कि एब्सेंट है, एब्सेंट तो नहीं लिखना चाहिए, बहुत ही कम होता है। बट फिर भी हम जो एनसीईआरटी में दिया होगा उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है? यहां पे हम बोलेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट इज प्रेजेंट। बाई डायरेक्शनल transmission as ions are involved in transfer unidirectional neurotransmitters are used for communication which is only present in axon terminal। इसमें हम बोलेंगे गैप जंक्शंस
present between two neurons for fast communication no gap junctions कंपैरेटिवली इसके बेटा स्लोअर कंडक्शन। बस इतने ही है, आप इसे नोट करोगे ना तब तक मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगी, पर इसे थोड़ा सा ना टेबल के अंदर डाल देते हैं, थोड़ा इसे टेबल के अंदर डाल देते हैं, थोड़ा सा ना ऑर्गेनाइज्ड लगेगा। ठीक है, यस, आप इसे नोट करो बेटा, मैं आपको समझाती हूँ। हमारे सिस्टम के अंदर केमिकल साइनेप्सिस होते हैं। बेसिकली केमिकल साइनेप्सिस को केमिकल क्यों बोलते हैं, यहाँ पे आप जो आप बोल रहे हो ना बेटा, न्यूरॉन का काम क्या है, कंडक्शन करना, एक्साइटेड होती है, कंडक्शन ट्रांसफर, कंडक्शन को बेटा ट्रांसमिट करती है, इंफॉर्मेशन को पास करती है। केमिकल साइनेप्सिस में बेटा कम्युनिकेशन के लिए जो चीज आप यूज करते हो वो होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करोगे, अभी आप पढ़ोगे भी उसके बारे में, न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करोगे तो वो न्यूरोट्रांसमीटर अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड करेंगे, वो अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड करेंगे बेटा, तो आगे इंफॉर्मेशन को पास करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? यस। तो यहां पे बेटा आप न्यूरोट्रांसमीटर के टर्म्स में बात करते हो, whereas in case of electrical synapses बेटा you do not talk about neurotransmitter। यहाँ इंफॉर्मेशन आयंस को ट्रांसफर करके होती है, जैसे हम सोडियम आयंस का ट्रांसफर बोल रहे हैं ना, तो सोडियम अभी तो नहीं बोल रहे हैं, अभी तक तो मैंने आपको नहीं बताया, अभी तक तो आपको यही पता है कि न्यूरॉन के एंड में मैम एक्सॉन टर्मिनल में केमिकल्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जब आप उसको रिलीज करोगे तभी मैम वो आगे जाके बाइंड करेगी तो इन्फॉर्मेशन आगे पास होगी। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में बेटा न्यूरोट्रांसमीटर कम्युनिकेट नहीं करती है, न्यूरोट्रांसमीटर का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पे आप बोलोगे मैम आयंस का ट्रांसफर होता है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए, तो यहाँ पे आयंस को ट्रांसफर करके बेटा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हो, यहाँ बेटा न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में। और यही कारण है बच्चों, यही कारण है कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस को आप बाई डायरेक्शनल बोलते हो, वेयरएज आप केमिकल साइनेप्सिस को यूनी डायरेक्शनल बोलते हो। क्या कह रहे हो कि केमिकल साइनेप्सिस में इंफॉर्मेशन सिर्फ यूनी डायरेक्शनल, एक ही दिशा में जा सकती है। क्यों? इसको बनाना नहीं, मैं समझा रही हूं क्यों मैम, क्योंकि अगर ये न्यूरॉन है और ये न्यूरॉन का एक्सॉन है, तो एक्सॉन टर्मिनल ही वो पार्ट है जहां आपको न्यूरोट्रांसमीटर दिख रहे हैं। अगर इंफॉर्मेशन बेटा आप ऐसे ट्रांसफर करोगे तो ही वो आप न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करोगे, तो ही वो आगे जाके अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगी। आप इस दिशा में तो बेटा ट्रांसफर कर ही नहीं सकते हो ना इंफॉर्मेशन को, क्योंकि यहां तो इंफॉर्मेशन तभी बेटा आगे न्यूरॉन में जाएगी जब आप न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करोगे। तो न्यूरोट्रांसमीटर तो मैम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रेजेंट है, वो है एक्सॉन टर्मिनल। तो जब वो डायरेक्शन मैम इंफॉर्मेशन कभी भी इस दिशा से तो ट्रांसफर हो ही नहीं सकती, डेंड्राइट से कैसे इंफॉर्मेशन को आगे पास करोगे, डेंड्राइट्स में कोई न्यूरोट्रांसमीटर थोड़ी है। तो मैम यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमेशा यूनी डायरेक्शनल ही जाती है, और कारण भी हमने लिख दिया, बिकॉज न्यूरोट्रांसमीटर्स आर ओनली प्रेजेंट इन एक्सॉन टर्मिनल, एक ही दिशा में ही जा सकती है। वेयरएज बेटा यहाँ क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर का तो मैम यूज ही नहीं करना है कम्युनिकेशन के लिए, यहाँ तो आयंस का यूज करके मैम हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो ये वाली जो मैम कंडक्शन होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है, वेयरएज ये वाली जो कंडक्शन होती है मैम वो यूनी डायरेक्शनल होती है। ये समझ में आ गया? दो न्यूरॉन के बीच के गैप को बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब बेटा मैं एक बार देख लूंगी इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में ऐसा ना दिया हो एब्सेंट, एक्चुअल में बेटा इनके पास गैप बहुत ही कम होता है, और गैप तो बहुत कम होता है, तो गैप कम होने का फायदा क्या है, ट्रांसफर इंफॉर्मेशन की बहुत फास्ट होगी। जिसके बीच में क्लेफ्ट ज्यादा होगा तो बेटा इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर होने में भी टाइम लगेगा, और यहाँ पे बेटा गैप है ही नहीं, इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में बहुत कम गैप होता है। इनफैक्ट बेटा एनिमल टिश्यू में, जैसा मैंने आपको मसल्स पढ़ाते वक्त बेटा इंटरकैलेटेड डिस्क बताया होगा, विच इंटरकैलेटेड डिस्क क्या होती है, गैप जंक्शंस का एक टाइप होती है, मैंने आपको बताया था ये हमें एनिमल टिश्यू में पढ़ना है, अभी हमने पढ़ा नहीं है वो चैप्टर, बट गैप जंक्शंस
बेटा कुछ प्रोटीन के चैनल्स होते हैं, जो मैं समझा नहीं रही थी कि दो चीजों के साइटोप्लाज्म को अगर कनेक्ट कर दोगे तो जो इंफॉर्मेशन इस सेल को दोगे तो वो इंफॉर्मेशन उस टनल से होती हुई दूसरे के पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। यहां पे दो न्यूरॉन्स के बीच में बेटा क्या होते हैं, वही गैप जंक्शंस। वो गैप जंक्शंस इजी कम्युनिकेशंस करवाते हैं। जितनी जल्दी आपके एक न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन आएगी वो ऑटोमेटिकली बहुत फास्ट दूसरे के पास पहुंच जाएगी, क्योंकि दोनों के बीच में मैम गैप जंक्शन है कम्युनिकेशन के लिए। यहां पे कोई गैप जंक्शंस नहीं होते, यहां गैप जंक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मेरी बात समझ गए? देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ गैप जंक्शंस इन केमिकल साइनेप्सिस, वेयर एज यहां पे प्रेजेंट होती है। कंडक्शन यहां पे फास्टर, यहां पे स्लोअर, बट वी हैव मोस्टली दीज केमिकल साइनेप्सिस जो न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में बेटा इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करती होगी। डन एवरीवन, ठीक है। इसे एक बारी बेटा फटाफट से नोट कर लो आप लोग पॉज करके। हमें क्या पढ़ना है बेटा, हमें पढ़ना है ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स अक्रॉस अ केमिकल साइनेप्स, बिल्कुल ये वाली चीज। अब बेटा मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लैंडस्केप में इस डायग्राम को बनाना, क्योंकि हम डायग्राम में ही सारी चीजें लिखेंगे। एग्जैक्टली ये वैसा ही बेटा डायग्राम है जैसा हमने लोकोमोशन एंड मूवमेंट में बेटा बनाया था, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स अक्रॉस अ केमिकल साइनेप्स। जैसा हमने बेटा वहां पे बनाया था एग्जैक्टली वैसा सा डायग्राम बनाने वाले हैं। जैसा हमने वहां पे बेटा लिखा था एग्जैक्टली वैसा ही करने वाले हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स अक्रॉस द केमिकल साइनेप्स। चलो ठीक बनाए, ठीक ही बनाए, इतना गंदा तो नहीं बनाए। थोड़ा इसको पतला कर देते हैं बेटा। पहली बार में जो बनता है ना वही सही बनता है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब मैं इसे मिटाती रहूंगी, नहीं तो देखना एक बार ही। ठीक है, अभी बेटर है, अभी बेटर है थोड़ा। ये मत बोलना मैम सेम ही बना दिया आपने तो। चलो पहले तो इसको थोड़ा थोड़ा मिटा देते हैं, अब बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स को दिखाओ। डेंड्राइट को बनाओ। पहले तो कुछ कुछ चीजों की लेबलिंग करो। क्या है ये? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये क्लेफ्ट है बेटा, वापस से लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। ये है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। सबसे पहली चीज तो बेटा क्या हो रही है, और यहीं पे बेटा वो रिसेप्टर्स भी है, यहीं पे वो रिसेप्टर्स भी हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर, न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिसेप्टर्स। मैं कौन से कलर से लिखूं बेटा जो इस यूज नहीं हुआ है, इस ब्लू कलर से लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज तो बेटा क्या हो रही होगी मैम, कंडक्शन हो रही होगी। जो इंफॉर्मेशन मैम न्यूरॉन में ट्रैवल करके आ रही है वो एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचेगी। जो हमने पिछली क्लास में बेटा पढ़ा कि मैम इंफॉर्मेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, उसका कंडक्शन हो रहा होगा। तो नंबर 1 चीज बेटा हम फ्लो चार्ट यहीं पे लिखेंगे, इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है इज बीइंग conducted, information is being conducted till the axon terminal, till the axon terminal। इंफॉर्मेशन बेटा axon terminal तक आ गई। बेटा आपको याद आ रहा होगा मैंने आपको बताया था कि जब जैसे ही इंफॉर्मेशन बेटा एक्सॉन के एंड तक आती है तो मैंने आपको बताया था एक्सॉन की टर्मिनल पर साइनेप्टिक नॉब पर कुछ कैल्शियम के चैनल्स होते हैं। शायद आप लोगों को याद आ रहा हो, कुछ कैल्शियम के चैनल्स होते हैं बच्चों
जैसे ही आपका एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन के एंड तक आता है तो ये कैल्शियम के चैनल्स बेटा ओपन हो जाते हैं। These calcium channels in the pre-synaptic membrane ये ओपन हो जाएंगे। ये ओपन हो जाते हैं तो बच्चों याद करो मैंने क्या बताया था, कैल्शियम की एंट्री होती है मैम, और कैल्शियम आयंस बेटा क्या कराते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स को बोलते हैं कि तुम फ्यूज हो जाओ प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से और अपने कंटेंट को बाहर रिलीज कर दो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, जिसे बोला जाता है एक्सोसाइटोसिस। याद आ रहा है बच्चा बाड़ी? यस। तो जैसे ही मैम इंफॉर्मेशन ट्रैवल करके आई एक्सॉन टर्मिनल पे, नंबर 2 जो चीज होगी मैं यही लिख देती हूं बेटा, इंफॉर्मेशन टू, एक तो बेटा ये बोर्ड का हम क्या करें क्या ना करें, नंबर 2 इंफॉर्मेशन to calcium channels, entry of calcium, फिर इसी के साथ में मैं लिख दे रही हूं, या अलग से ऐसे थर्ड स्टेप करके लिखो बेटा, यहां थर्ड स्टेप होगा कैल्शियम सिग्नल्स, बेटा दिख रहा है सिग्नल लिखा हुआ है, हाँ फिर इसको मिटाना पड़ जाएगा, वही बात है, कैल्शियम सिग्नल्स साइनेप्टिक वेसिकल्स, calcium signals synaptic vesicles to fuse with presynaptic membrane, to fuse with presynaptic membrane and cause exocytosis of दुख गया बेटा न्यूरोट्रांसमीटर, exocytosis of neurotransmitter in the cleft। यही चीज बेटा हमने बोली, हमने बोला इंफॉर्मेशन जैसे ही मैम न्यूरॉन के एंड तक ट्रैवल करके आता है तो मैम यहाँ पे कैल्शियम चैनल्स खुल जाते हैं, जिनसे मैम कैल्शियम की एंट्री होती है। कैल्शियम मैम आपके वेसिकल्स को सिग्नल देता है और उनसे कहता है अब तुम्हारी बारी आ चुकी है कि तुम प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाओ, तुम प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाओ। तो फ्यूजन किसने करवाया बेटा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से? फ्यूजन कराया आपके कैल्शियम ने। जैसे ही बेटा ये फ्यूज हो जाएगी, फ्यूज होने का मतलब एक्सोसाइटोसिस, एक्सो मतलब आउटसाइड द सेल, अपना पूरा जो बेटा न्यूरोट्रांसमीटर था उसे आपने कहां रिलीज कर दिया? इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। नेक्स्ट बेटा क्या चीज होगी मैम? ये न्यूरोट्रांसमीटर जाके बाइंड करेगी किससे? अपने बेटा किससे? अपने रिसेप्टर से जो प्रेजेंट होता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। तो मैम अगला जो स्टेप होगा नंबर 3 के बाद नंबर 4, ये नंबर 3 था, नंबर 4 बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर to the receptor present on पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब बेटा देखो, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया नहीं है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स भी बेटा जो 2 तरीके के होते हैं वो क्या क्या कर रहे होते हैं। एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के जो बेटा रिसेप्टर्स होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं। हालांकि देखो एनसीईआरटी ने ना बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं बताया कि एक्साइटेटरी के बेटा रिसेप्टर्स के नाम बता दो, इनहिबिटरी के न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर के नाम बता दो, बट उसने ये चीज जरूर मेंशन की है कि जब एक न्यूरोट्रांसमीटर अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है तो वो अगले न्यूरॉन के अंदर
एक्साइटेशन भी कॉज कर सकता है, इनहिबिशन भी कॉज कर सकता है। इसे बोला जाता है एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल या इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। अब अगर एनसीईआरटी इतना भी कह देती है ना कि यार एक्साइटेशन भी हो सकती है इस वाले न्यूरॉन के अंदर जिसके अंदर इंफॉर्मेशन आप भेज रहे हो, इसके अंदर इनहिबिशन भी हो सकता है, तो यानी कि वो आपसे पूछना चाह रही है कि बता दो कि एक्साइटेशन क्यों होगा इसके अंदर या इनहिबिशन क्यों होगा। एक तो सिंपल सी बात है, अगर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हुआ तो मैम एक्साइटेटरी होगा, अगर इनहिबिटरी हुआ तो इनहिबिशन होगा। बट एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ऐसा क्या करता है कि इसके अंदर बेटा एक्साइटेटरी इंपल्स जनरेट हो रहा है, और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ऐसा क्या कर रहा है जो इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट होता है। छोटा सा ये हम लिखेंगे, बट एग्जैक्टली यही चीज हो रही होती है बेटा जो आप एनिमेशन में भी अभी देखोगे कि अक्रॉस द न्यूरॉन इंफॉर्मेशन ट्रैवल करके एंड तक आई, उससे कैल्शियम चैनल्स को सिग्नल मिला जो प्रेजेंट होती है आपकी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, कैल्शियम आयंस की एंट्री हुई, कैल्शियम ने आपके बेटा साइनेप्टिक वेसिकल्स को बोला कि एक्सोसाइटोसिस कर जाओ, फ्यूज हो जाओ प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से और अपने कंटेंट को रिलीज कर दो इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, फिर अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड करो। और नंबर 5, डिपेंडिंग अपॉन the nature of neurotransmitter, the nature of neurotransmitter either EPSP मतलब एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल यानी कि एक्साइटेशन होना, और IPSP यानी इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, इनहिबिटरी पोस्ट IP साइनेप्टिक पोटेंशियल EPSP इज जनरेटेड। मैं आपको बेटा इसका कॉन्सेप्ट समझाऊं कि एक्साइटेटरी कैसे दूसरे न्यूरॉन में, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल मतलब कि इस न्यूरॉन में एक्साइटेशन जनरेट हो गई है, मच्छर घूम रहा है देख रहे हो, ठीक है, एक्साइटेशन जनरेट हो गई है, और अगर इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल बोल रही हूं तो इनहिबिशन हो गई है क्योंकि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर था। ये बेटा समझाने से पहले मैं थोड़ी तुम्हें एनिमेशन दिखा देती हूँ, थोड़ी सी लाइट ऑफ कर ली जाए, पहले एनिमेशन देख लेते हैं बेटा कि कैसे ट्रांसमिशन केमिकल साइनेप्स के अराउंड हुआ, फिर मैं आपको बेटा न्यूरोट्रांसमीटर का ये एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी वाला कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। चलिए 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 बेटा फटाफट से एक बारी इसकी एनिमेशन को हम देख लेते हैं। अच्छा एक मिनट, ये इससे बढ़िया ना, पहले ये छोटा सा एनिमेशन देखो, इसी में काफी इंफॉर्मेशन है। देखो इम्पल्स, मैं थोड़ा सा ना इसको स्लो करती हूँ, ये काफी फास्ट है, सिर्फ 26 सेकंड का है, थोड़ा इसको हम स्लो कर दें 0.5। अब देखना, ठीक है, ये बेटा पहला न्यूरॉन देखो कैसे एक्शन पोटेंशियल आ रही है, कैल्शियम के वो चैनल्स जिससे कैल्शियम एंटर करेंगे, इंपल्स आपका इस न्यूरॉन में आ चुका है। अब देखो कैल्शियम चैनल से कैसे बेटा, देखो एनिमेशंस आर सो ब्यूटीफुल, है ना, जो पढ़ा एग्जैक्टली अभी आपने वही आपको कितना अच्छे से इमेजिन हो जाएगा। साइनेप्टिक वेसिकल्स का फ्यूजन हो गया, एक्सोसाइटोसिस, ये अपने रिसेप्टर पे जाके देखो कैसे बाइंड कर रही है, न्यूरोट्रांसमीटर्स अपने रिसेप्टर से कैसे बाइंड कर रही है। अब ये सोडियम चैनल्स क्यों लिखे हुए हैं ये मैं अभी आपको समझाऊंगी, रिसेप्टर ही सोडियम के कैसे कौन से चैनल्स होते हैं अभी समझाऊंगी। देखो सोडियम की एंट्री हो रही है और इस वाले न्यूरॉन में एक्साइटेशन, इसमें भी बेटा देखो ये जो दिखा रहे हैं ना चमक रहा है, ये एक्चुअल में यहाँ पे इंपल्स अब जनरेट हो जाएगा, लेकिन ये सोडियम चैनल क्यों लिखे हुए, इसी का तो बेटा वो कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी आपको बताऊंगी। एक बार ये भी चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज सो डिफरेंट इन दिस। इसकी स्पीड नॉर्मल है। अच्छा यहाँ पे बेटा देखो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए, अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड किए, और रिसेप्टर पे बेटा इंफॉर्मेशन को पास करते ही अगले न्यूरॉन में एक्साइटेशन या इनहिबिशन जो भी जनरेट होगा वो होगा।
ये आपको दिखाया प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये पहली वाली न्यूरॉन, ये दूसरा वाला आपको दिखाया पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है ठीक है ठीक है, अब हमें कोई जरूरत नहीं है, इतना हमें ज्ञान की जरूरत नहीं है, हमारी ज्ञान काफी हो चुकी है। ठीक है जी, अब मैं आपको ना एक ये कॉन्सेप्ट बता देती हूँ एक्साइटेटरी, इसको पॉज करके नोट कर लेना बच्चों, मैं लाइट ऑन कर रही हूँ। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी एक एग्जांपल लेके, जैसे बेटा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का एक एग्जांपल ले लो, सेरोटोनिन इज अ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, और एपिनेफ्रिन एग्जांपल ले लो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, या एसिटाइलकोलिन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, अब मैं आपको ये नोट डाल के लिखवाती हूँ कि ऐसा क्या हुआ कि एक ने एक्साइटेशन कॉज की, एक ने इनहिबिशन कॉज की। तो बेटा आप देखना जरा ध्यान से, ये मैं बना रही हूं डेंड्राइट, समझना ध्यान से, आपको बनाना है बेटा। एक जगह पे ये डेंड्राइट है, एक जगह पे ये डेंड्राइट है, और देखो क्यों मैंने बोला था कि पिछले दिन मैंने एक नोट लिखवाया था जिसको मैंने कहा था है तो एक्स्ट्रा बट पढ़ लेना, है तो एक्स्ट्रा बट पढ़ लेना। ये क्या बनाया हुआ है मैंने, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, वो भी मैंने बेटा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ही बनाया हुआ है, डेंड्राइट, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, दोनों में मैं रिसेप्टर्स बना देती हूँ न्यूरोट्रांसमीटर के, यहां पे भी रिसेप्टर है और यहां पे भी रिसेप्टर है। बेटा ये मेम्ब्रेन भी अभी अंदर से नेगेटिवली चार्ज्ड है, बाहर से पॉजिटिवली चार्ज्ड है, जिसे डीपोलराइज, जिसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हो, ये भी अभी वही स्टेट में है। अब आप बेटा ऊपर वाली न्यूरॉन से यहाँ पे इंफॉर्मेशन भेजते हो, बट मैंने कहा कि एक के केस में न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी है, एक के केस में न्यूरोट्रांसमीटर मैम इनहिबिटरी वाला है। तो इसने यहाँ पे इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट किया, इसने यहाँ पर एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट किया। कैसे? कैसे बेटा, कैसे? तो मैं एक एग्जांपल मानती हूँ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का, फॉर एग्जांपल एपिनेफ्रिन, कुछ भी मान सकते हो, एसिटाइलकोलिन, कुछ भी क्या बेटा जो तुम्हारी एनसीईआरटी में है, वैसे सेपरेटली दिया नहीं हुआ है कि कौन सा एक्साइटेटरी कौन सा इनहिबिटरी, एक एक एग्जांपल लेके आप समझ लो। यहां मैं कह रही हूं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, और मैं मान रही हूं क्या, सेरोटोनिन, मान रही हूं क्या, सेरोटोनिन। समझना अब मेरी बात बेटा ध्यान से, जब भी आप एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को देखेंगे, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का जो रिसेप्टर होता है बच्चों, वो होता है एक सोडियम लिगैंड चैनल। हमेशा याद रखना, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का जो रिसेप्टर होता है वो सोडियम लिगैंड, लिगैंड मैंने कहा था ना बेटा, कोई भी केमिकल, यहाँ एपिनेफ्रिन एक लिगैंड की तरह काम कर रहा है, एक वो सब्सटेंस की तरह काम कर रहा है जो लिगैंड चैनल पे जाके बाइंड करे। मैम एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्चुअल में सोडियम के लिगैंड चैनल होते हैं, वेराज मैम इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्लोराइड लिगैंड चैनल्स होते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? क्या यहां तक किसी को कोई दुविधा समझ? आप कहोगे मैम ये तो एक्स्ट्रा है, मैम ये तो एक्स्ट्रा है, ये तो एक्स्ट्रा है, फिर बेटा तुम्हें कैसे समझ में आएगा कि एक्साइटेशन कैसे हो रही है, इनहिबिशन कैसे हो रही है? और पहले के टाइम पे बेटा जब आई पढ़ाया जाता था ना, तो आई में भी एक कॉन्सेप्ट था और जिससे क्वेश्चन आया था, लेकिन आया तो बेटा 6-7 साल पहले था, बट वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट यूज होता था। तो एक्साइटेटरी इनहिबिटरी का कॉन्सेप्ट समझना है तब तो बेटा ये बताना ही आपको पड़ेगा। ठीक है, अब एक इतनी सी इंफॉर्मेशन से आपको सब समझ लग जाएगा। कोई भी XYZ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसका रिसेप्टर होता है सोडियम लिगैंड चैनल। कोई भी XYZ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होगा, उसका चैनल होता है, रिसेप्टर होता है क्लोराइड लिगैंड चैनल। इससे हमें ये समझ आता है, जो हमने बेटा पिछली क्लास में पढ़ा था कि नहीं, पिछली क्लास में पढ़ा था ना, कि कैसे इंपल्स थ्रेशोल्ड वाली कैसे आ रही थी, सोडियम की एंट्री होती थी -70 से -55, याद करो। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैम यहाँ चैनल ही सोडियम लिगैंड चैनल है तो इनके थ्रू मैम सोडियम की एंट्री होगी, और सोडियम की एंट्री होगी तो मैम ये यहाँ के पोटेंशियल को -70 से
-55 पहुंचाएगा, जो कि हमारा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है। ऑब्वियस सी बात है मैम। कैसे जनरेट होगा बेटा अगले न्यूरॉन में? एक्साइटेशन कैसे जनरेट होगी? एक्साइटेशन या एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल कैसे जनरेट हो रही है? क्योंकि मैम इसके रिसेप्टर सोडियम लिगैंड चैनल्स हैं। सोडियम से अगर इसकी बाइंडिंग होगी, सॉरी, अगर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर से इसकी बाइंडिंग होगी तो सोडियम लिगैंड चैनल से होगी और सोडियम की एंट्री होगी। सोडियम की एंट्री होगी तो ये -70 से -55 होगा। दैट इज द थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ स्टिमुलस। तो यहां एक्साइटेशन होगी, लेकिन जिसका काम ही है क्लोराइड, इनहिबिटरी क्लोराइड से बाइंड करके क्लोराइड की एंट्री करवा देता है। और अगर क्लोराइड की एंट्री भी तो नेगेटिव आयन है बेटा, तो यहां जो ऑलरेडी -70 था वो ऑब्वियस सी बात है बेटा -70 से और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, कभी भी -55 पे ये नहीं पहुंच पाएगा। इसी तरीके से तो बेटा ये इनहिबिशन का काम करती है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तभी तो ये इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट करती है। ये इसके पीछे का साइंस है बच्चों, ठीक है। तो एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल इस तरीके से हुई, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल इस तरीके से, क्योंकि उनके चैनल्स ही अलग होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के। समझ लग गया ये सभी को? यस। एक एक एग्जांपल से ही बेटा याद रख लो। एक बारी एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं इसकी। एक बारी बेटा एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं। एक बारी पहले ये डायग्राम पे बेटा गौर फरमाना। एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल, साइनेप्टिक वेसिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर, ये एरो दिखा रहा है, इंपल्स आ रही है, फ्यूजन ऑफ द साइनेप्टिक वेसिकल्स प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से, रिसेप्टर्स ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक वेसिकल, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और बेटा एक साइनेप्स किससे बना? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है जी, ये सबको समझ लग रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इससे अगर क्वेश्चन आए बेटा दुआ करो कि क्वेश्चन आए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आसान ही आता है, ठीक है। देखना, ट्रांसमिशन ऑफ अ नर्व इम्पल्स from one neuron to another through junctions, they are called as synapses. A synapse is formed by the membrane of presynaptic neuron, postsynaptic neuron, which may or may not be separated by a gap called synaptic cleft. अब बोला है मे और मे नॉट, यानी कि कहीं उन्होंने इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के लिखा है कि गैप होता ही नहीं है, हम लिख लेंगे फिर वैसा ही अकॉर्डिंगली। तो बोला है कि एक प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन तो होता है, एक पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन तो होता है, पर क्लेफ्ट जो होती है वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में बहुत कम, केमिकल साइनेप्सिस में होती है। मेनली दो टाइप के साइनेप्स है, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल। एट इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस मेम्ब्रेन आर इन वेरी क्लोज, देखो यहाँ पे कह दिया ना वेरी क्लोज, ऊपर कह रहे हैं हो सकती है, नहीं हो सकती है गैप, अरे नहीं होती है नहीं कहते हैं, बहुत ही कम होती है बेटा, बहुत ही कम, वेरी क्लोज। इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू दी साइनेप्स, डायरेक्ट फ्लो होता है, कोई न्यूरोट्रांसमीटर का कॉन्सेप्ट नहीं है। ट्रांसमिशन ऑफ एन इम्पल्स अक्रॉस इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज वेरी सिमिलर टू द कंडक्शन अक्रॉस अ सिंगल एक्सॉन। जैसे एक एक्सॉन में बेटा आप सिर्फ करंट का फ्लो करते रहते हैं ना, सिर्फ आयंस का मूवमेंट करा रहे हो, करंट का फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में भी सिर्फ यही चीज करते हो, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में कंडक्शन फास्टर होती है एज कंपेयर टू केमिकल साइनेप्स। दे आर रेयर इन आवर सिस्टम, बहुत कम होते हैं। एट केमिकल साइनेप्स द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन आर सेपरेटेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट। Do you know how the presynaptic neuron transmits an impulse across the synaptic cleft to the postsynaptic membrane? कैसे करती है? तो अब देखो कैसे करती है। Chemical neurotransmitters are involved in the transmission of impulse in these synapses. When an axon terminal, नहीं, the axon terminal contain vesicles with these neurotransmitter. When an impulse arrive at the axon terminal, it stimulates the movement of synaptic vesicle towards the membrane where they fuse with the plasma membrane of the presynaptic membrane। बोला जब एक impulse या action potential axon terminal पे आता है तो ये स्टिमुलेट करता है मूवमेंट को, वेसिकल्स के मूवमेंट को टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन, यानी कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिलीज देयर न्यूरोट्रांसमीटर। कैसे किया बेटा, हमने पूरी डिटेल पढ़ी, वो जरूरी भी है। कैल्शियम आयंस की एंट्री होती है, कैल्शियम मैम उन वेसिकल्स को बोलता है तुम फ्यूज हो जाओ। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में बेटा रिलीज हुई, द रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर्स बाइंड टू देयर रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, binding open ion channel allowing the ions entry which generates a new potential in the post synaptic membrane। ions की एंट्री हुई, या तो सोडियम की होती है
या तो क्लोराइड की होती है। दिस डेवलप में बी एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। एक लाइन देके छोड़ दी कि एक्साइटेटरी भी हो सकती है, इनहिबिटरी भी हो सकती है, अपना अपना देख लो। हमने कर लिया है बेटा कैसे एक्साइटेटरी हो सकती है, कैसे इनहिबिटरी हो सकती है, वी हैव डिस्कस दैट इन डिटेल। ठीक है, यस। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक बेटा जो हमें स्टार्ट करना है दैट इज दिस। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अब बेटा बाकी चीजें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिलीट ही कर दी है, ब्रेन वाला टॉपिक लेकिन दिया हुआ है बेटा। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा किससे, लेट अस स्टार्ट विद द ब्रेन। अच्छा बेटा, एक बार ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि अभी अभी हमने बेटा कौन सा टॉपिक खत्म किया है, मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन, तो एक चीज जो बच रही थी जो मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करनी थी, आपको याद होगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसे हमने कहा था टिटैनी। तो टिटैनी का मैंने आपको वहां पे बोला था कि एक्सप्लेनेशन जो है ना वो मैं नेक्स्ट चैप्टर में दूंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर में। तो अभी क्योंकि हमने पूरा कंडक्शन पढ़ लिया तो अभी आपको मैं टिटैनी की एक्सप्लेनेशन देती हूँ। टिटैनी क्या था बेटा, टिटैनी को जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था कि टिटैनी इज स्पैज्म ड्यू टू, स्पैज्म का मतलब था वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस, बहुत फास्ट कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, स्पैज्म ड्यू टू लो लेवल ऑफ कैल्शियम, लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन ECF। बेटा इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो यू डोंट हैव टू राइट इट अगेन। आप सिर्फ बेटा इस चीज को समझने की कोशिश करना थोड़ा सा कि ये कैल्शियम की कमी अगर आपकी बॉडी फ्लूइड्स में है या ECF में है तो ऐसा क्या हो रहा है बच्चों जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्पैज्म या फास्ट कॉन्ट्रैक्शंस आपको देखने को मिलता है। व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन। अच्छा, अभी अभी आपने पढ़ा बेटा कि आपके न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं जैसे ही न्यूरॉन के एंड से आपके इसको आप चाहो तो बेटा बना सकते हो, चाहो तो सिर्फ समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन तो एक लाइन से ही फॉर्म होता है जो मैंने आपको बताया भी था। जब बेटा यहां से भी आपने देखा कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर्स अल्टीमेटली जाके किससे बाइंड करते हैं बेटा, अपने चैनल से, अपने एक्साइटेटरी, मैं स्पेशली एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात कर रही हूं, तो ये जाके बेटा इन सोडियम लिगैंड चैनल से बाइंड करते हैं, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स करते हैं कि नहीं बेटा। और अगर बेटा स्टिमुलस भी आता है नॉर्मली, अगर स्टिमुलस भी नॉर्मली किसी न्यूरॉन में आता है, जो मैंने आपको आई थिंक लास्ट टू लास्ट क्लास में समझाया था कि अगर स्टिमुलस भी आता है बेटा नॉर्मली तो वो स्टिमुलस भी आपके सोडियम लिगैंड चैनल्स की ओपनिंग कराता है, जिस सोडियम लिगैंड चैनल से सोडियम की एंट्री होती है। तो ये सोडियम लिगैंड चैनल बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी जगह पे एक्साइटेशन क्रिएट करने के लिए, है इंपॉर्टेंट एक्साइटेशन क्रिएट करने के लिए। मसल्स में भी बेटा एक्साइटेशन क्रिएट करने के लिए आपके पास बेटा ऐसे चैनल्स होंगे जिनसे आपकी बेटा न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करती होगी, तभी तो बेटा एसिटाइलकोलिन उससे अगर अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगी, रिसेप्टर्स उसके यही होते हैं सोडियम लिगैंड चैनल्स, जिनसे सोडियम अंदर आता है तो ये मसल्स एक्साइटेड होती है। अब यूजुअली होना क्या चाहिए था बच्चों, होना ये चाहिए था कि मैम जब ये न्यूरोट्रांसमीटर मसल्स के केस में जो एसिटाइलकोलिन होता है, जब मैम ये न्यूरोट्रांसमीटर अवेलेबल है तब जाके मैम ये सोडियम लिगैंड चैनल से बाइंड करेगा और मैम इससे सोडियम की एंट्री होगी और मैम इस वाली मसल्स के अंदर आपका एक्साइटेशन जनरेट होगा, क्रिएट होगा, हाँ या ना। फ्यूचर में ऑफ कोर्स इसमें एक्साइटेशन होगी, कॉन्ट्रैक्शंस होंगी मसल्स में, यूजुअली ये होना चाहिए था, आमतौर पर ये होना चाहिए था। बट क्या ये लिगैंड चैनल्स हमेशा खुली रहती हैं क्या बेटा, क्या हर वक्त इसके दरवाजे खुले रहते हैं? सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर्स के बेटा रिलीज होने पर, न्यूरोट्रांसमीटर के आने पर इनको सिग्नल मिलता है कि मेरे को ओपन होना है। तो मैम अगर ये ऑल टाइम खोले नहीं रहते तो फिर इनकी स्थिति अदरवाइज कैसे होती है? जब कोई सिग्नल नहीं है, जब इस न्यूरॉन से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई, जब यहां पे कोई न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, उस सिचुएशन में ये लिगैंड चैनल्स बेटा खुले नहीं रहते, इनके दरवाजे बंद रहते हैं। ये जो सोडियम लिगैंड चैनल्स है ये खुले नहीं रहते ऑल टाइम, ये तो बेटा सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर्स की अवेलेबिलिटी पे खुलते हैं। ये जो सोडियम लिगैंड चैनल्स है बेटा यूजुअली कैल्शियम आयंस जो होते हैं वो इन बेटा लिगैंड चैनल्स को क्लोज करके रखते हैं। These calcium in the ECF, this calcium in the ECF is responsible for closed sodium ligand channel, closed sodium ligand channel। और सही भी है बच्चों, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, ये अपने आप गाना क्यों प्ले हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा।
मैं खुद ही डर गई बेटा। यहाँ पे ना पता नहीं तुम लोग को सुनाई दिया या नहीं, बट अचानक से फोन में अपने आप ऑटोमेटिकली गाना बजने लग गया। हाँ सुनो, तो ये जो कैल्शियम होते हैं बेटा ईसीएफ के अंदर, बॉडी फ्लूइड के अंदर जो बाहर प्रेजेंट होते हैं, ये इनके दरवाजों को बंद करके रखता है कि भैया जब सिग्नल आएगा, जब एसिटाइल कोलिन होगा तब मैं अपने दरवाजे खोलूंगा। अगर कोई एसिटाइल कोलिन नहीं है तो मेरे दरवाजे बंद रहेंगे और उसकी जिम्मेदारी कैल्शियम आयंस को मिलती है ऑब्वियसली। अब बेटा ये कैल्शियम आयंस हट जाएंगे जैसे न्यूरोट्रांसमीटर आएगा, फिर बेटा ये कैल्शियम बैठ जाएंगे जैसे न्यूरोट्रांसमीटर एब्सेंट होगा। इससे हम ये इंश्योर करते हैं कि भाई जब जब न्यूरोट्रांसमीटर अवेलेबल हो तभी ये बेटा दरवाजे खुले और तभी सोडियम एंटर हो और तभी मसल्स एक्साइटेड हो। मेरी बात समझ रहे हो? टिटैनिक के केस में कैल्शियम लेवल लो होने की वजह से बेटा क्या होगा, कैल्शियम लेवल अगर लो हो गया बच्चों तो ये दरवाजे खुले रह जाते हैं, और अगर ये दरवाजे खुले रहेंगे तो बिना किसी न्यूरोट्रांसमीटर के भी सोडियम की एंट्री होगी, और सोडियम की एंट्री होगी तो बिना किसी स्टिमुलस के, बिना किसी सिग्नल के भी बेटा मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा, स्पैज्म दिखेगा। इसी को कहते हैं स्पैज्म या वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस इन टिटैनिक। क्या मेरी बात समझे सारे लोग? यस, हमें नहीं चाहिए था कि भैया, हम तो ये सोचते हैं ना कि न्यूरोट्रांसमीटर होगा तब जाके सोडियम एंटर कर पाएगा, और क्योंकि मैम जब तक हमारा न्यूरोट्रांसमीटर नहीं था तब तक तो इस कैल्शियम ने मैम इन दरवाजों को बंद ही करके रखा था। बट प्रॉब्लम ये हुई कि अब हमारा लो लेवल ऑफ कैल्शियम दिखने लग गया ईसीएफ में, कैल्शियम की कमी होगी तो भैया वो दरवाजे बंद नहीं हो पाएंगे। जो उन दरवाजों को पकड़ के बंद करके रख रहा था अब उनकी कमी हो गई। उनकी अगर कमी हो गई, अगर इनकी कमी हो गई तो आपके सोडियम लिगैंड चैनल्स ओपन रहेंगे इवन विदाउट न्यूरल सिग्नल। कोई न्यूरॉन से सिग्नल नहीं आया, मसल्स के पास कोई न्यूरोट्रांसमीटर नहीं आया, फिर भी ये खुले रहेंगे। इससे क्या होगा, सोडियम एंटर करेगा और बेटा स्पैज्म होगी, फास्ट कॉन्ट्रैक्शंस, रैपिड कॉन्ट्रैक्शंस होती रहेगी। इंफॉर्मेशन थी नहीं फिर भी कॉन्ट्रैक्शंस हो रही है। दिस इज कॉल्ड एज बेटा टिटैनिक। किसी को कोई दुखदर्द समस्या? किसी को कोई दुखदर्द समस्या? मैं एक सिप पानी पी लेती हूँ बच्चा पाड़ी। डन क्लियर है बच्चा पार्टी? यस, दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। बट जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था बेटा, पूछा तो सिर्फ इसी लाइन से जाता है कि टिटैनिक का मतलब क्या है, लो लेवल ऑफ कैल्शियम या हाई लेवल ऑफ कैल्शियम, दैट्स ऑल। बट आपको उसकी पीछे की कहानी भी अब समझ आ गई। अब बेटा हम थोड़ा सा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आगे पहले तो बहुत कुछ पढ़ाया जाता था, अब एज पर न्यू एनसीईआरटी टॉपिक्स डिलीटेड है, तो आप लोगों की तो बेटा मौज ही है, क्योंकि आप लोगों के टॉपिक्स डिलीट हो गए। आपको आई भी नहीं पढ़ना है, सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी नहीं पढ़ना है, रिफ्लेक्स एक्शन भी नहीं पढ़ना है, ईयर भी नहीं पढ़ना है, तो मोस्टली तो डिलीट हो गया, सिर्फ ब्रेन अब पढ़ना है आपको। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्चुअल में क्या होता है बेटा, ब्रेन होता है जिसके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में तो बेटा हटा ही दिया है, रिफ्लेक्स एक्शन जो इससे रिलेटेड था वो भी हटा दिया है। तो यू हैव टू ओनली एंड ओनली टॉक अबाउट बेटा ब्रेन इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर राइट नाउ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज ऑफ कोर्स द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो मेजर प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जहां इंफॉर्मेशन सारी प्रोसेस होती है, दैट इज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हाँ या ना? राइट। बात करते हैं इसमें भी जो मेजर पोर्शन होता है, दैट इज योर ब्रेन। दैट इज योर ब्रेन। हेडिंग डालोगे बेटा ब्रेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग आपके इसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्रेन में होती है, जो कि वेल प्रोटेक्टेड होता है आपके बोन्स की मदद से, स्कल बोन की मदद से, क्रेनियम की मदद से, जिसे बोलते हैं ब्रेन बॉक्स। बहुत ही सॉफ्ट एंड डेलिकेट टिश्यू है आपका ब्रेन, और इसीलिए इसे प्रोटेक्शन की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट टिश्यू है। सो ऑब्वियसली ब्रेन has to be protected, and it is protected well inside. It is protected well inside the skull. It is protected well inside the skull. Well inside the skull, specifically in the cranium. Specifically in the cranium.
स्पेसिफिकली इन द क्रेनियम यानी कि ब्रेन बॉक्स, क्रेनियम यानी कि ब्रेन बॉक्स। ब्रेन बॉक्स के अंदर आपका ब्रेन प्रोटेक्टेड है, राइट? यस एवरीवन। नाउ बेटा ब्रेन के बारे में हमें कुछ चीजें डिस्कस करनी है। अच्छा, ब्रेन का शेप अगर तुम देखोगे वॉलनट जैसा दिखता है। वॉलनट सबने खाया होगा बेटा, अखरोट। अखरोट को अगर निकाल के देखोगे जैसा अखरोट दिखता है वैसा ही ब्रेन भी दिखता है। तो ब्रेन इज वॉलनट लाइक कह सकते हो, वॉलनट यानी अखरोट। एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है कि ब्रेन के अराउंड कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग्स और होती है, जैसे कि बेटा आपकी ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तो हार्ड स्ट्रक्चर है, दैट इज योर क्रेनियम, दैट इज योर ब्रेन बॉक्स, ठीक है। अंदर भले ही सबका खाली हो पर प्रोटेक्शन सबको चाहिए बेटा ब्रेन की, है ना। तो क्या बोलते हैं, ब्रेन जो है उसको और भी ज्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ बेटा इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती है जिन्हें बोलते हैं मेनिंजेस, क्रेनियल मेनिंजेस, ठीक है। तो हमें डिस्कस करना है वन बाय वन, पहले क्रेनियल मेनिंजेस के बारे में, फिर धीरे धीरे बेटा हम ब्रेन के पार्ट्स को भी डिस्कस करते हुए जाएंगे। पहले हम कुछ बेसिक चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बात करने जा रहे हैं कि ब्रेन इज ऑल्सो कवर्ड विद, ब्रेन इज ऑल्सो कवर्ड within the cranial meninges, ठीक है। और ऐसी क्रेनियल मेनिंजेस को जरा हम बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ ब्रेन की जो सबसे हार्ड कवरिंग है, दिस इज द क्रेनियम, दिस इज द ब्रेन बॉक्स क्रेनियम। फिर कलर से बना देते हैं, रेनबो बन जाएगा। ड्यूरा मैटर, देन यू हैव, एक्चुअल में ऐसा ही जाल जैसा दिखता है ये वाला लेयर जो मैं क्रॉस करके बना रही हूं, इसे बोलते हैं अरैकिनॉइड। और सबसे अंदर वाली लेयर होती है पाया मैटर। क्लोजेस्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्रेन। और इधर है हम सबका प्यारा प्यारा जग से न्यारा ब्रेन, है ना सबके पास, इस्तेमाल कोई नहीं करता है तुम में से। यह है तुम्हारा ब्रेन, ठीक है। इन लेयर्स की एक बार लेबलिंग करें। ये क्या है बेटा, ये तो तुम्हारा स्कल है, ये तो तुम्हारी खोपड़ी है। स्कल यानी कि तुम्हारा क्रेनियम है बेसिकली, जिसके अंदर तुम्हारा ब्रेन प्रोटेक्टेड होगा ऑब्वियसली। ये है सबसे आउटर मोस्ट लेयर, बहुत ही हार्ड होती है, टफ होती है, इसे बोलते हैं ड्यूरा मैटर। इसको मैं कह सकती हूं दिस इज द आउटर मोस्ट हार्ड लेयर। अंदर वाली लेयर कंपेरेटिवली बेटा हार्ड नहीं होती है। दिस इज द मिडल लेयर बेटा अरैकिनॉइड, दिस इज अरैकिनॉइड। आपको बेटा इनसाइड टू आउटसाइड एंड आउटसाइड टू इनसाइड एटलीस्ट लेयर्स को याद रखना है, बहुत ज्यादा डिटेल में एनसीईआरटी ने अदरवाइज दिया नहीं हुआ है। दिस इज द मिडल लेयर एंड दिस इज बेटा वेब्ड, जाल जैसा होता है, जाल जैसा होता है, जाल जैसा। कभी अगर तुम एक्चुअल में मेडिकल कॉलेज में जाके बेटा इस पे काम करोगे ऑब्वियसली, तो तुम्हें लेयर को देखोगे तो एक्चुअल में ये वेब्ड लाइक ही होता है, जाल जैसा। सबसे इनर मोस्ट दिस इज बेटा पाया मैटर, इनर मोस्ट। एंड ऑफ कोर्स सबसे अंदर वाला है, सो इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द ब्रेन टिश्यू, क्योंकि सबसे अंदर वाला है तो इट इज इन कॉन्टैक्ट विद ब्रेन। सबसे अंदर वाली लेयर है तो ऑब्वियसली बेटा इट इज इन कॉन्टैक्ट विद योर ब्रेन। यहां तक बात समझ में आती है। ड्यूरा मैटर, अरैकिनॉइड, पाया मैटर। ड्यूरा मैटर के नीचे एक स्पेस है बेटा जो ऑफकोर्स ड्यूरा मैटर और अरैकिनॉइड के बीच में होगी, और अरैकिनॉइड के नीचे भी एक स्पेस है जो ऑफकोर्स बेटा अरैकिनॉइड और पाया मैटर के बीच में होगी। बिलो के लिए हम बहुत सारे टर्म्स यूज करते हैं, जैसे सब यूज करते हैं, जैसे हाइपो यूज करते हैं,
है ना, हाइपोथैलेमस इज बिलो द थैलेमस। वैसे ही सब का सब SUB वर्ड भी हम बेटा यूज करते हैं फॉर बिलो। तो अगर मैं कह रही हूं एक स्पेस है बेटा, एक खाली एरिया है जो ड्यूरा मैटर के नीचे है, उसे बोला जाता है सब ड्यूरल स्पेस। वैसे ही बेटा अगर मैं बोल रही हूं खाली स्पेस है जो अराकिनॉइड के नीचे है, तो उसे बोलते हैं सब अराकिनॉइड स्पेस। ठीक है, ये ऑफ कोर्स आपका ब्रेन है। यहां पे हम लिख सकते हैं कि ड्यूरा मैटर और अराकिनॉइड के बीच में या ड्यूरा मैटर के नीचे, दिस इज सब ड्यूरल स्पेस, एंड अराकिनॉइड और पाया मैटर के बीच में बेटा सब अराकिनॉइड स्पेस। It has CSF, cerebrospinal fluid। बेटा आपके ना ब्रेन के अंदर जो कुछ स्पेसेस होती है, कुछ तो बेटा पहले तो और भी डिटेल में जब बताया जाता था तो पूरा कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। वो वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन में बेटा CSF भरा होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। ऑफ कोर्स ये फ्लूइड ब्लड के ही फिल्टरेशन से बनता है, आपके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं CSF के। ब्रेन के अंदर जैसे खाली खाली स्पेसेस होते हैं बेटा कहीं कहीं, जो पहले पढ़ाए जाते थे, अभी तो डिटेल में उतने पढ़ाए भी नहीं जाते, इन्हें वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन बोलते हैं। उस खाली स्पेस के अंदर आपका CSF भरा होता है। वैसे ही बेटा यहाँ जो दो स्पेस है, एक के अंदर CSF नहीं होती, वो है सबड्यूरल स्पेस। इसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड नहीं है। आपके सब अराकिनॉइड स्पेस के अंदर बेटा क्या प्रेजेंट होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और क्योंकि इस फ्लूइड का नाम क्या है बेटा, सेरिब्रोस्पाइनल, तो ये स्पाइनल कॉर्ड में भी पाई जाती है। आपके स्पाइनल कॉर्ड में भी एक सेंटर पे छोटी सी एक कैनाल होती है जिसे न्यूरल कैनाल बोलते हैं। उस न्यूरल कैनाल के अंदर भी बेटा ये CSF होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। ये लेयर्स बेटा समझ में आ गई सभी को, ड्यूरा मैटर, अराकिनॉइड, पाया मैटर, ये लेयर्स आपके ब्रेन के अराउंड प्रेजेंट होती है। दीज आर कॉल्ड एज क्रेनियल मेनिंजस। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज क्रेनियल मेनिंजस। पहले थोड़ी सी NCERT की इतने पार्ट की रीडिंग करा के फिर मैं आपको बेटा ब्रेन के पार्ट्स बताती हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको ब्रेन के पार्ट्स बताती हूँ। ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट। वैसे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी बोल सकते हो, उसमें भी मेन जो होता है दैट इज ब्रेन। ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। इट एक्ट एज अ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। बिल्कुल, हम यहाँ पे ब्रेन के बारे में यही चीज लिख लेते हैं कि ये कमांड एंड कंट्रोल, कमांड देता है, कंट्रोल करता है, कमांड एंड कंट्रोल। ठीक है, यस, आगे देखते हैं बच्चों। इट कंट्रोल्स द वॉलंटरी मूवमेंट्स, बैलेंस ऑफ द बॉडी। अब कुछ पार्ट्स होते हैं ब्रेन के बेटा जो वॉलंटरी कंट्रोल करते हैं, कुछ इनवॉलंटरी को भी कंट्रोल करते हैं, मैं बताऊंगी आगे। फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलंटरी, देखो लिखा भी है, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन्स लाइक लंग्स, हार्ट, किडनी, सबकी फंक्शनिंग को भी कंट्रोल करेगा। टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, हाइपोथैलेमस करता है स्पेसिफिकली। नीट में सवाल भी आया हुआ है, आगे हम देखेंगे भी कि हाइपोथैलेमस स्पेसिफिकली बेटा टेम्परेचर रेगुलेशन या थर्मो रेगुलेशन करता है। भूख लगना, प्यास लगना, बायोलॉजिकल क्लॉक, 24 आवर सर्कैडियन रिदम, उठना जागना, आप कब सोते हैं कब जागते हैं, वो रिदम बेटा बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह एक्ट करना। एक्टिविटीज ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, सारे एंडोक्राइन ग्लैंड की बेटा एक्टिविटी को कंट्रोल करना, ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करना, ये सारा आपके ब्रेन का फंक्शन होता है। It is known as the site of processing of vision, hearing, speech, memory, intelligence, emotions, thoughts, etc. मैं अभी आपको, वैसे तो देखो ये एक लाइन में देके इन्होंने निपटा दिया है, बट ब्रेन के बेटा सेरिब्रम जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो सेरिब्रम फोरब्रेन का पार्ट होता है, सबसे प्रोमिनेंट पार्ट होता है, जो यूजुअली आप इमेजिन भी करते हैं ब्रेन को, तो आप सेरिब्रम को ही एक्चुअल में इमेजिन करते हैं बच्चों। सेरिब्रम को ही आप एक्चुअल में इमेजिन करते हैं, ऐसे 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 जो फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है। सेरिब्रम के ही अलग अलग एरिया, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी विजन, आपकी हियरिंग, आपके ऑल्फैक्शन, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी बेटा क्रिएटिविटी, आपकी लॉजिकल रीजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पहले जब बेटा, कई टाइम पहले जब बेटा पूछा जाता था थोड़ा बहुत आउट ऑफ NCERT,
तो हम बेटा ये लोब्स को बहुत डिटेल में डिस्क्राइब भी करते थे, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब, ये अलग अलग एरियाज होते हैं आपके सेरिब्रम के। हालांकि एनसीईआरटी ने तो देखो एक ही लाइन में निपटा दिया है, मैं थोड़ा सा, बहुत ज्यादा अतिरिक्त ज्ञान नहीं दूंगी, थोड़ा सा आपको बता दूंगी कि लोब्स कौन कौन से आपके होते हैं और बेसिक वो क्या करते हैं, ठीक है। It is protected well by the skull beta, and inside the skull brain is covered by cranial meninges consisting of outer layer dura mater, very thin middle layer arachnoid, and innermost layer which is in contact with the brain tissue. This is called as pia mater. The brain can be divided into 3 parts. इसको हम डिस्कस करेंगे, forebrain, midbrain and hindbrain, ठीक है। So let us discuss about the parts of brain. नाउ अगेन ये एक ऐसा टॉपिक है बेटा जिसमें एक अंत नहीं है। अगर मैं आपको बहुत बेसिक से बताना चाहूं, बहुत बेसिक मतलब बेटा एम्ब्रियोनिक लाइफ में आपके ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते थे, प्रोजेंसेफेलॉन, मीजेंसेफेलॉन, क्या बोलते हैं, रोम्बेंसेफेलॉन। बट अब बेटा ये वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज नहीं होते हैं। इनमें से कुछ कुछ वर्ड्स बेटा आप देखोगे, एसी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देना, बहुत ज्यादा ठंडा हो गया है, तो आपके बेटा पहले के टाइम पे ये वर्ड्स बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किए जाते थे, प्रोजेंसेफेलॉन, मीजेंसेफेलॉन और रोम्बेंसेफेलॉन। अभी एनसीईआरटी में कहीं पे भी अगर इनमें से कोई वर्ड यूज हुआ है बच्चों, जैसे डाइंसेफेलॉनिक वर्ड बेटा केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में यूज होगा, जब मैं हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी तो वो वर्ड्स बता दूंगी। इतना बेटा आपको याद नहीं रखना है, टीलेंसेफेलॉन क्या होता है, प्रोजन क्या होता है, माइलिन क्या होता है, मेटलेंसेफेलॉन क्या होता है। अभी तो आप बेटा इसको, लेकिन एनसीईआरटी में क्योंकि बेटा ब्रेन के हिस्सों को बहुत रैंडमली दिया हुआ है, तो बच्चे को पता ही नहीं लगता है कि ये फोर ब्रेन का पार्ट है, ये मिड ब्रेन का पार्ट है या ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है। तो थोड़ा सिस्टमैटिक वे में ये पता होना चाहिए कि ये सारे पार्ट्स मैम जो भी मैं एनसीईआरटी में सुनूंगी ये फोर ब्रेन के होंगे, ये मिड ब्रेन का पार्ट है और ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। इतनी क्लैरिटी बस आपको एटलीस्ट होनी चाहिए। पार्ट्स ऑफ ब्रेन, पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ऑफ कोर्स मैम हमारे जो ब्रेन के पार्ट्स हैं उन्हें हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारे पास फोर ब्रेन, एक है हमारे पास मिड ब्रेन और एक है हमारे पास हाइंड ब्रेन। दीज आर बेटा द 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन। सबसे पहले मैं आपको फोर ब्रेन के एटलीस्ट पार्ट्स बता देती हूं। आपको एनसीईआरटी में जितने भी टर्म्स मिलेंगे ये सारे फोर ब्रेन के ही पार्ट्स होंगे। सो फोर ब्रेन में आ गया बेटा आपके पास सबसे बड़ा और प्रोमिनेंट हिस्सा। वैसे फोर ब्रेन सबसे प्रोमिनेंट होता है इन तीनों में, और इन तीनों में फोर ब्रेन सबसे प्रोमिनेंट यानी सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से दिखने वाला। उसमें भी जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है, लार्जेस्ट पार्ट, दैट इज सेरिब्रम। हिपोकैम्पस सुनोगे, एमिगडेला सुनोगे, आप सुनोगे ऑल्फैक्टरी लोब्स, आप सुनोगे एपिथैलेमस, आप सुनोगे बेटा थैलेमस, और आप सुनोगे बेटा हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये सारे जो पार्ट्स आप सुनोगे बेटा स्टार्टिंग फ्रॉम सेरिब्रम, हिपोकैम्पस, एमिक, बेटा ये सेरिब्रम है, ये सेरिबेलम नहीं है। सेरिबेलम हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। सो दिस इज सेरिब्रम, हिपोकैम्पस, एमिगडेला, ऑल्फैक्टरी लोब्स, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ये सारे आपके बेटा फोर ब्रेन के पार्ट होते हैं। और इनमें बेटा ये वाला टर्म आपको याद रखना है कि मैम एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस को बेटा मिला के हम क्या वर्ड यूज करते हैं, इनके लिए वर्ड यूज करते हैं डायएनसेफेलॉन। डायएनसेफेलॉन, क्या मेरी बात समझ रहे हो? ये जो हार्मोन वाला चैप्टर है उसमें ये वाली चीज बेटा यूज होगी, तो ये आप अभी से याद रख लो, ठीक है। डायएनसेफेलॉन, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, दे आर टुगेदर कॉल्ड एज डायएनसेफेलॉन। देखो मिड ब्रेन का बेटा अलग से कोई पार्ट्स नहीं है, मिड ब्रेन की अलग से कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, तो मिड ब्रेन के बारे में हम अलग से लिख नहीं रहे हैं। हाइंड ब्रेन में बेटा कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड होंगे जो आपको पढ़ने हैं?
सो हाइंड ब्रेन हैज बेटा योर सेरिबेलम, इसमें आता है सेरिबेलम, उसमें आता है सेरिब्रम, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेड्यूला, cerebellum, pons and medulla, these three parts together makes hind brain. Next beta, let us start with discussing the forebrain. पहले हम forebrain से चालू करते हैं. forebrain में जो सबसे prominent part है उसको सबसे पहले हम डिस्कस करना चालू करते हैं, that is cerebrum. ठीक है? Yes. एक सेकंड बस मुझे बेटा टाइम देना. एक सेकंड बस मुझे टाइम दे दो बेटा. हाँ जी बेटा, तो हाँ, सेरिब्रम को अगर हम कहें, सो दिस इज, हमने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है वापस. यस, दिस इज द मोस्ट prominent part of forebrain. सबसे प्रोमिनेंट पार्ट होता है फोरब्रेन का, जो होता है सेरिब्रम. अच्छा, अगर मैं तुम्हें एनसीईआरटी वाला ही थोड़ा सा डायग्राम दिखा दूं ब्रेन का, कुछ जो ऐसा डायग्राम तुम्हें दिख रहा है, इसमें जो तुम्हें सबसे प्रोमिनेंट दिख रहा है, सबसे ज्यादा दिख रहा है, अपनी अपनी एनसीईआरटी में चेक करो, ये वाला पार्ट जिसमें आपको इतने सारे फोल्ड्स दिख रहे हैं. इन फोल्ड्स के बारे में भी मैं बताऊंगी, क्योंकि एनसीईआरटी में फोल्ड्स तो बनाए हुए हैं, है ना. फोल्ड्स का क्या सिग्निफिकेंस होता है मैम. अच्छा, सबसे प्रोमिनेंट पार्ट होता है फोरब्रेन का, वो होता है सेरिब्रम. और ये जो आपको दिख रहा है ना कि मैम इसमें ऐसे फोल्ड्स होते हैं, एक्चुअल में इसमें ऐसे फोल्ड्स होते हैं. अच्छा, कहीं पे भी बेटा अगर फोल्ड्स होते हैं उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, वाई देयर इज फोल्ड्स. आपने बेटा शायद इंटेस्टाइन में भी कभी सुना हो कि इंटेस्टाइन में फोल्ड्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है विलाई, माइक्रोविलाई, है ना. सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं वहां पे, सो दैट ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाए. यहाँ पे आपको फोल्ड्स दिख रहे हैं, क्यों, कोई बता सकता है. मैम यहाँ पे न्यूरॉन्स का खेल है पूरा. नर्वस सिस्टम का मतलब हम न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं. जितने ज्यादा मैम आपके सेरिब्रम में फोल्ड्स होंगे, ज्यादा चांसेस है कि उतने ज्यादा न्यूरॉन्स को ये एकोमोडेट कर पाएगा. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट बेटा नर्वस सिस्टम, सो यू आर टॉकिंग अबाउट न्यूरॉन्स ओनली. जितने ज्यादा फोल्ड्स मैम उतने ज्यादा न्यूरॉन्स होंगे, उतना ज्यादा इंटेलिजेंस होगा, ऐसा माना तो जाता है. बट बेटा जितने भी न्यूरॉन्स हो, तुम उसका इस्तेमाल ही नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा, है ना. ठीक है, यू आर born with a certain number of neurons, that's okay, you cannot change that, the number of neurons that you are born with, but at least you can use it beta, and you can use it, you can work hard for that. समझ आ गई मेरी बात, ज्यादा अंग्रेजी तो नहीं बोल दी. चलो, फोल्ड्स होते हैं बेटा. इन फोल्ड्स में बेटा ऑफ कोर्स फोल्ड्स इसीलिए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स को एकोमोडेट कर पाओ. गायराई और सल्काई वर्ड यूज करते हैं, हालांकि एनसीईआरटी में ये दिया नहीं हुआ है, अतिरिक्त ही है, चाहो तो लिख सकते हो. ये जो बेटा बल्ज आउट पार्ट होता है, बाहर की तरफ उभरा हुआ हिस्सा होता है, इसे बोलते हैं गायराई. और ये जो बेटा ग्रूव दिख रहा है अंदर की तरफ घुसा हुआ, इसे बोलते हैं सल्काई, इसे बोलते हैं सल्काई. सो दिस गायराई इज बेटा द बल्ज्ड पार्ट, ठीक है, एंड दिस इज सल्काई. सल्काई इज द ग्रूव, सल्काई इज द ग्रूव, सल्काई इज द ग्रूव, अंदर की तरफ घुसा हुआ पार्ट, धसा हुआ पार्ट. गायराई इज द बल्ज्ड पार्ट. ठीक है, ये सेरिब्रम के फोल्ड्स हैं. इसमें मैं थोड़े से आपको न्यूरॉन्स दिखाना चाहती हूं कि यहां न्यूरॉन्स कैसे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इसमें न्यूरॉन्स कैसे प्रेजेंट होते हैं बेटा, क्योंकि आपको ना ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर का भी एक कॉन्सेप्ट आएगा. तो एक्चुअल में न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी होती है वो बाहर की तरफ होती है. न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी होती है, जिन्हें मैं क्रॉस करके दिखा रही हूं ना बेटा, ये आउटर साइड पे होती है. और इनसे निकलने वाले जो एक्सॉन्स होते हैं वो देखो अंदर की तरफ होते हैं. इनसे निकलने वाले जो एक्सॉन्स होते हैं बेटा वो अंदर की तरफ होते हैं. सेल बॉडी बाहर की तरफ और एक्सॉन्स अंदर की तरफ. अब अगर आप इनकी अरेंजमेंट देखोगे, कुछ इस तरीके की जो अरेंजमेंट दिख रही है, जहां सेल बॉडीज का प्रेजेंस आपको बाहर की तरफ दिख रहा है, जहां आपको एक्सॉन्स का प्रेजेंट अंदर की तरफ दिख रहा है,
और मैंने आपसे क्या कहा था कि आपके सेरिब्रम में, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का मतलब होता है यूजुअली द आउटर एरिया ऑफ द सेरिब्रम। यहाँ आपको ऑफ कोर्स जो न्यूरॉन्स दिखते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ज्यादा दिखते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपको अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स ज्यादा दिखते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहाँ पे जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है, माइलिन किसके ऊपर प्रेजेंट होती है? एक्सॉन्स के ऊपर, ठीक है जी। अब आप अगर ये फोल्ड्स को ऑब्जर्व करो तो आपकी सेल बॉडीज का जो प्रेजेंस है वो बाहर की तरफ है, और एक्सॉन्स का जो प्रेजेंस है, आप ऐसे समझो ना, जैसे आप बेटा बलून्स देखे होंगे ना, डेकोरेशन में यूज करते हैं, तो बलून्स का जो सर होता है वो ऊपर की तरफ चिपका होता है, उससे निकलने वाला धागा नीचे की तरफ है, बलून्स ऊपर चिपका हुआ है। सबने ऐसे देखा तो होगा ना, किया होगा या नहीं डेकोरेशन वो अलग बात है, बट देखा तो होगा ना ऐसे डेकोरेशन होते हुए कि बलून्स का जो सर होता है वो ऊपर चिपका हुआ होता है, उससे निकलने वाला धागा जो होता है वो नीचे की तरफ लटका होता है, छत से नीचे की तरफ लटका होता है। धागे को मानो कि वो है तुम्हारा एक्सॉन, और बलून के सर को मानो कि वो है तुम्हारा साइटोन या सेल बॉडी। तो सेल बॉडी की प्रेजेंस कहां दिख रही है तुम्हें? सेल बॉडी की प्रेजेंस दिख रही है तुम्हें आउटर साइड पे। एक्सॉन्स की प्रेजेंस जो माइलिनेटेड है, उनकी माइलिनेटेड तो होगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ज्यादातर माइलिनेटेड, वो तुम्हें अंदर की तरफ दिख रहे हैं। माइलिन शीथ जहां पे प्रेजेंट होती है, उसका अपीयरेंस, उसकी जो वो दिखता कैसे है, वो स्लाइटली व्हाइटिश दिखता है, विच इज वाई बेटा अंदर की तरफ जो तुम्हें कलर दिखता है वो व्हाइट कलर दिखता है, बाहर की तरफ जो तुम्हें अपीयरेंस दिखती है वो ग्रे कलर की दिखती है। दैट इज वाई। ग्रे क्यों? सेल बॉडी का कलर जो होता है उसमें ग्रैन्यूल्स की प्रेजेंस की वजह से वो ग्रेइश अपीयरेंस दिखता है। सो आउटसाइड यू हैव ग्रे मैटर, इनसाइड यू हैव व्हाइट मैटर। आउटसाइड ग्रे मैटर क्यों? क्योंकि सेल बॉडीज की प्रेजेंस उसको ग्रेइश अपीयरेंस दे रही है। इनसाइड व्हाइट मैटर क्यों? क्योंकि अंदर उसकी माइलिनेटेड जो न्यूरॉन्स है उसकी प्रेजेंस, माइलिन शीथ उसको व्हाइटिश अपीयरेंस दिख रही है। एक्चुअल में स्पाइनल कॉर्ड में एग्जैक्टली अपोजिट अरेंजमेंट होता है। अब तुम्हें तो बेटा स्पाइनल कॉर्ड तो डिलीट कर दिया तुम्हारा टॉपिक, है ना, तो मैं यहां पे लिख दूंगी कि स्पाइनल कॉर्ड में उल्टा होता है बेटा। जब स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन पढ़ाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में अगर देखोगे तो उनकी सेल बॉडी सेंटर की तरफ होती है, और क्या बोलते हैं मतलब उसमें सेल बॉडी जो होती है सेंटर की तरफ मतलब अंदर की तरफ, और उसमें जो माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं। एग्जैक्टली अपोजिट। हमारी ब्रेन में ग्रे मैटर बाहर, उनका ग्रे मैटर अंदर होता है, सेल बॉडी अंदर की तरफ। हमारे ब्रेन में बेटा आपकी जो माइलिनेटेड एक्सॉन है अंदर है, यानी कि हमारा जो व्हाइट मैटर है वो अंदर है, उनका व्हाइट मैटर बाहर होता है। एग्जैक्टली अपोजिट, ऐसे सिंपल याद रख लो। है नहीं तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड डिलीट कर दिया, बट तुम ये पॉइंट जरूर नोट कर लेना। आई होप तुम्हें समझ लग गया होगा। तो मैं यहाँ पे ये बनाया क्या है, पहले बेटा जो पीडीएफ से पढ़ने वाले हमारे महान सपोले हैं उनके लिए बेटा मैं थोड़ा सा लिख भी देती हूँ, वरना वही जब ये बेटा बिना टॉपिक पढ़े डायरेक्टली ये देखेंगे तो उनको लगेगा ये क्या मैम ने ड्राइंग बना दी है ना, समझ तो लगेगा नहीं। दिस इज, समझ लो, माइलिनेटेड एक्सॉन्स। तो हम कह सकते हैं मैम हमारे ब्रेन में दो पार्ट्स में हम इसको कह सकते हैं कि आउटर ग्रे मैटर and inner white matter, ठीक है। This I can say presence of cell bodies gives it this appearance, एंड ये क्यों दिख रहा है? बिकॉज ऑफ द माइलिनेटेड एक्सॉन्स, बिकॉज ऑफ द माइलिनेटेड एक्सॉन्स। एक बात और मैं लिख देती हूं, फोल्ड्स ऑफ सेरिब्रम, आप इसे बेटा पॉज करके नोट कर लेना। फोल्ड्स ऑफ सेरिब्रम कैन accommodate maximum neurons, can accommodate maximum neurons। इसको बेटा पॉज करके एक बारी नोट कर लो, पॉज करके फटाफट से नोट कर लो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट
हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, एक नोट डाल के लिख देते हैं, हालांकि एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा मैं लिख दे रही हूं, अतिरिक्त ज्ञान है। बोर्ड को मौत आ रही है बेटा, आ रही है ना, कहां गया इसका, ये गायब हो गया जो। दीज आर दी लोब्स ऑफ सेरिब्रम। पहले लोब्स ऑफ सेरिब्रम डिस्कस करती हूं, थोड़ा इसमें से सारी चीजें अतिरिक्त नहीं है, लोब्स ही अतिरिक्त है बस, ठीक है। अब यार अतिरिक्त लिख दूंगी ना तो तुम्हें लगेगा सारा अतिरिक्त, तो नहीं है, सारा अतिरिक्त नहीं है, नॉट अतिरिक्त वाला पार्ट ना मैं साइड में लिखती हूं इधर, द नॉट अतिरिक्त पार्ट, एनसीईआरटी पार्ट इस साइड में लिख देते हैं। बेटा आपके पास कितने सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं? वी हैव 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, हमारे पास 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर एक राइट हेमिस्फीयर, दोनों अलग अलग लेके तो नहीं घूमते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं पर अलग अलग लेके नहीं घूमते हैं। एक्चुअल में जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स है बेटा वो कनेक्टेड होते हैं, दोनों के बीच में अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, अगर ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, दोनों के बीच में इस तरीके से एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है। देखो मेरे हाथ को एक बारी देखो, इस तरीके से एक ग्रूव होता है, इस तरीके से एक ग्रूव बनता है। ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर मान लो, ये दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर बेटा, और इन दोनों के बीच में एक किस तरीके का ग्रूव होता है। अरे भाई ये ग्रूव है, पर आपके हैं कितने बेटा? 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दीज आर द 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स बेटा अलग अलग नहीं होते हैं, दे आर कनेक्टेड विद द न्यूरॉन्स ओनली। ये 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स जो है ना आपके बेटा, दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द न्यूरॉन्स, दीज आर द 2 हेमिस्फीयर्स। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए बेटा आपके पास न्यूरॉन्स होते हैं, जिन्हें आप क्या बोलते हैं बेटा? दी ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर। याद करो मैंने आपको कुछ टर्म्स बताए जिसको बोलते हैं गैंग्लिया, प्लेक्सस, नर्व फाइबर, न्यूक्लियाई एंड ट्रैक्ट। न्यूक्लियाई is collection of cell body in central nervous system. Ganglia is the collection of cell body in the peripheral nervous system. Tract is the collection of axons in the central nervous system. Nerve fiber is the collection of axon in the peripheral nervous system. Actually में 2 cerebral hemisphere को बेटा एक, जैसे आप सोचते हो ना धागे की हेल्प से 2 चीजों को सिल सकते हो आप, इसको और इसको दोनों के बीच में धागा लगा दो, धागे से 2 चीजों को सिल सकते हो। वैसे दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में जो धागा है, एक्चुअल में जो धागा नहीं है, जो एक्चुअल में एक्सॉन्स का बंडल है, जिसे ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर कहते हैं। ट्रैक्ट वर्ड यूज किया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्सॉन्स के गुच्छे के लिए। ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, दैट कनेक्ट्स बोथ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, इन्हें बोला जाता है कॉर्पस कैलोसम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे मैं लिखती हूं, दिस इज कॉर्पस कैलोसम, दिस इज कॉर्पस कैलोसम, एंड व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? दिस इज ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर connecting both hemisphere, connecting both hemispheres, connecting both hemispheres। क्या मेरी बात समझ आ गई? ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स जो आपके दोनों हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, इसे बोला जाता है बेटा कॉर्पस कैलोसम। क्या बोला जाता है? कॉर्पस कैलोसम। अब मैं आपको अतिरिक्त वाला पार्ट बता देती हूँ, जो आपके लोब्स होते हैं बेटा सेरिब्रम के, इन्हें आप किस तरीके से बेटा पढ़ सकते हो? फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब। तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, जैसे मैं ये साइड वाला पार्ट अगर किसी को साइड से ऑब्जर्व कर रही हूँ, साइड से देख रही हूँ, तो साइड से मैंने उसकी खोपड़ी बनाई है, तो साइड से अगर मैं उसको ऑब्जर्व कर रही हूँ तो उसका ये फ्रंट वाला पार्ट ये हो गया, एफ लिख रही हूं मैं इसे लिख रही हूं पी, इसे लिख रही हूं ओ, और इसे लिख रही हूं मैं टी। अच्छा तुम्हें याद आ रहा होगा, तुमने बोन्स के नाम पढ़े थे अभी अभी लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। इसे बोलते हो फ्रंटल बोन जो सिंगल होता है, इसे बोलते हो पेराइटल बोन जो डबल होता है, इसे बोलते हो टेम्पोरल बोन जो डबल होता है, इसे बोलते हो ऑसिपिटल बोन जो सिंगल होता है। बोन्स में तो कुछ कुछ सिंगल थे, कुछ कुछ बेटा
पेयर थे। और देखो बोन्स की ही पोजीशन के अकॉर्डिंग हम सेरिब्रम में भी कुछ हिस्से को फ्रंटल पार्ट, किसी को टेम्पोरल पार्ट, किसी को पैराइटल पार्ट, किसी को ऑसिपिटल पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। लेकिन डिफरेंस बस इतना है बेटा, जैसे हमारे बोन्स में तो कुछ पेयर थे कुछ अनपेयर थे, यहाँ सारे पेयर्ड होते हैं। कैसे पेयर्ड होते हैं? क्योंकि आपके पास एक साइड का सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, आपके पास दूसरे साइड का सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर अलग अलग है। तो इस सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, सेरिब्रल हेमिस्फीयर मतलब सेरिब्रम का ही पार्ट है। सेरिब्रम ये जो फोल्डेड पार्ट है, मेजर पार्ट ऑफ योर ब्रेन, इस सेरिब्रम के कुछ रीजन को हम फ्रंटल रीजन बोलते हैं, अलग से कुछ थोड़ी है। लोब का मतलब क्या है? लोब का मतलब उसका कुछ हिस्सा जिसे फ्रंटल रीजन बोल रहे हो, कुछ हिस्सा जिसे पैराइटल बोल रहे हो, कुछ हिस्सा जिसे टेम्पोरल बोल रहे हो, कुछ हिस्सा जिसे बेटा ऑसिपिटल बोल रहे हो। तो लोब्स हमेशा पेयर्ड होंगे, एक फ्रंटल लोब इधर, एक फ्रंटल लोब इधर, एक पैराइटल इधर, एक पैराइटल इधर, एक टेम्पोरल लोब इधर, एक टेम्पोरल लोब इधर, एक ऑसिपिटल लोब इधर, एक ऑसिपिटल लोब इधर। टोटल बेटा 8 लोब्स होते हैं, सारे पेयर्ड होते हैं और नाम उनका बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से है। फ्रंटल लोब 2, पैराइटल 2, टेम्पोरल 2, ऑसिपिटल 2। टोटल हो गए आपके पास 8 लोब्स। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूं इनके फंक्शंस बताने के लिए। देखो जब आई और ईयर पढ़ाया जाता था तो इन लोब्स के बारे में डिस्कस होता था। जब आप आई को खोल के देखोगे तो वहां पे बोलते हैं कि आपकी, अभी तो आपका डिलीट कर दिया, बट पहले ऐसे उस आई वाले टॉपिक में अगर देखोगे तो उसमें मेंशन होता था कि आपकी जो ऑप्टिक नर्व होती है वो आपके विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में इंफॉर्मेशन को लेके जाती है, जो ऑसिपिटल लोब में होता है फॉर द विजुअल प्रोसेसिंग। इन द सेम वे आपकी ऑडिटरी नर्व जो होती है वो टेम्पोरल लोब में इंफॉर्मेशन को लेके जाती है फॉर द ऑडिटरी प्रोसेसिंग। तो उन लोगों ने भले ही ब्रेन वाले पार्ट में लोब्स को मेंशन नहीं किया, बट आई और ईयर जब भी सेंसरी स्ट्रक्चर्स पढ़ाते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं लोब्स का जिक्र हो जाता है। अब बेटा अब तो तुम्हारे सेंसरी स्ट्रक्चर को भी डिस्कस कर दिया है, लेकिन फिर भी बेटा टू बी ऑन द सेफ साइड मैं डिटेल में वैसे भी नहीं बताती हूँ, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताती हूँ। इतना तो बेटा तुम रिलेट कर ही सकते हो, लोब्स कहीं ना कहीं वर्ड यूज जाते हैं तो तुम थोड़ा थोड़ा याद रख लो। जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, मेमोरी, कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस। अगर तुम देखोगे आपके फ्रंटल लोब के बेटा ज्यादातर काम होता है, जैसे ये मेमोरी से एसोसिएटेड है, ये मेमोरी से एसोसिएटेड है, ये इंटेलिजेंस से एसोसिएटेड है, इंटेलिजेंस, ठीक है, मेमोरी, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, आपकी जो स्किल्स है, लॉजिक, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये सारा बेटा आपका किससे कंट्रोल होता है? आपके फ्रंटल लोब से। मेमोरी, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, लॉजिकल रीजनिंग एक्सेट्रा। आप जो भी चीजें देखते हो, और देखो ब्रेन क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेस कर रहा है जो भी चीजें आप फील करते हो, देख रहे हो, स्मेल कर रहे हो, सुन रहे हो, उसको प्रोसेस कर रहे हो। तो विजुअल प्रोसेसिंग कहां होती है? जो देख रहे हो उसकी प्रोसेसिंग, उसको समझ पाओ, विजुअल प्रोसेसिंग होती है बेटा आपकी ऑसिपिटल लोब में। ये तो बेटा याद रखना ही होता था पहले। विजुअल प्रोसेसिंग, जो चीज देख रहे हो उसकी बेटा प्रोसेसिंग कहां हो रही है? बेटा वो हो रही है आपकी ऑसिपिटल लोब में। जो चीज बेटा आप सुन रहे हो उसकी प्रोसेसिंग कहां हो रही है? बेटा आपके टेम्पोरल लोब में। ऑडिटरी प्रोसेसिंग, ऑडिटरी प्रोसेसिंग। और बेटा पैराइटल एरिया इज एसोसिएटेड विद द all kind of sensory input, sensory functions like the feeling of pain, the feeling of touch, ठंड लग रही है उसकी फीलिंग। ये सारी इनपुट्स बेटा कहाँ आपके रिकॉर्ड होते हैं? आपके पैराइटल लोब में। हालांकि डिटेल में तो एनसीईआरटी ने दिया नहीं है, 1-2 लाइन लिख लो कि ऑल काइंड ऑफ दी सेंसरी फंक्शंस लाइक द फीलिंग ऑफ द पेन, द टच, द हॉट और कोल्ड, ये सारी फीलिंग्स का बेटा सेंसेशंस का रिकॉर्ड कहाँ पे? उनकी इंटरप्रिटेशन कहाँ होती है बेटा? पैराइटल लोब में। उस चीज की बेटा प्रोसेसिंग कहाँ होती है? आपकी पैराइटल लोब ऑफ सेरिब्रम। द फीलिंग ऑफ हॉट, कोल्ड, पेन, etc। बहुत ज्यादा बस हो गया बेटा, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। कुछ और ज्यादा अतिरिक्त नहीं करना है। क्या ऑल इन ऑल मैंने आपको बताया, आपके 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। दोनों अलग अलग में हम घूम नहीं रहे होते हैं, दोनों कनेक्टेड होते हैं विद द न्यूरॉन्स ओनली।
और वो बंडल ऑफ बेटा न्यूरॉन्स या कलेक्शन ऑफ एक्सॉन जो आपके बेटा किसको कनेक्ट कर रहा होता है, बंडल ऑफ एक्सॉन जो आपके दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को बेटा कनेक्ट कर रहा होता है, ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स, उसे क्या बोलते हैं बेटा, उसे बोला जाता है आपका कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, आपके सेरिब्रम को आपने कुछ लोब्स में डिवाइड कर दिया, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, अलग अलग रीजन से अलग अलग चीजें मैम कंट्रोल हो रही होती है, जैसे मेमोरी, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, लॉजिकल रीजनिंग फ्रंटल लोब का, पैराइटल में ऑल काइंड ऑफ सेंसरी फीलिंग्स लाइक दीज, टेम्पोरल में ऑडिटरी प्रोसेसिंग एंड ऑसिपिटल में विजुअल प्रोसेसिंग। ये तो आप चाहो तो बेटा सिर्फ लोब्स याद रख लो तो भी चलेगा, ये वाला पार्ट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है। और जो मैं अगला अब एनसीईआरटी वाली सारी चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं ये आपके ऊपर है बेटा, आप अलग अलग से याद रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं चाहो तो अतिरिक्त मैंने लिखा ही हुआ है। ठीक है, बस अब हम वहां से वापस आते हैं कि एनसीईआरटी और मेंशन करती है कि आपके जो सेरिब्रम का आउटर पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। उस सेरिब्रल कॉर्टेक्स को हम कुछ जोन्स में डिवाइड करते हैं। नीट में सवाल आया भी हुआ है और अब तो और ज्यादा चांसेस है कि बाकी टॉपिक डिलीट कर दिए तो यहां से क्वेश्चंस बन जाए। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जहां आप क्या बोलते भी कहें कि आपके पास मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, ज्यादातर मल्टीपोलर न्यूरॉन्स बोलते हैं ना सेरिब्रल कॉर्टेक्स, which is usually the outer part of the cerebrum, cortex. एक सेकेंड, इसको अगर बेटा तुम ध्यान से देखो, जैसे एक डायग्राम से मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश करती हूं, समझे ये तुम्हारा सेरिब्रम है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैम, हमारा जो ये ब्रेन का सेरिब्रल आउटर पार्ट है, कॉर्टेक्स है, जहां हमारी ज्यादातर हमने पढ़े थे मल्टीपोलर न्यूरॉन्स भी होते हैं, इसको मैम हम 3 जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। इनको हम 3 जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है मैम, यहीं पे पहले तो मैं लिख देती हूं, हैज 3 एरियाज। इसमें 3 एरियाज होते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी वाला है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। 3 एरियाज कौन कौन से हैं मैम? एक होता है इसमें सेंसरी एरिया, एक होता है मैम इसमें मोटर एरियाज, पहले तो मैं ऐसे लिखती हूं, एक सेकेंड, एसोसिएशन एरियाज सीक्वेंस में लिखती हूं, एक होता है मैम इसमें मोटर एरियाज। These are the 3 areas of बेटा योर सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अगर आप इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स से इमेजिन कर लो यहाँ फोल्ड्स है वो वाली, ऐसे आप इमेजिन कर लो तो आपको इमेजिन करने में आसानी होगी। दिस इज सेरिब्रम। वो गॉड कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया बेटा, खुद ही मौत आ रही है बनाने में। हाँ, तो इसको 3 एरियाज में आप डिवाइड कर रहे हो बेटा। ये है इसके सेंसरी एरियाज, ये है इसके मोटर एरियाज, और जो सबसे प्रोमिनेंट पार्ट होता है जो एनसीईआरटी में कहा भी हुआ है, एग्जैक्टली यही लाइन लिखी हुई है एसोसिएशन एरियाज के लिए कि दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ योर सेरिब्रल कॉर्टेक्स। हालांकि 3 एरियाज हैं बट उसमें जो सबसे प्रोमिनेंट एरिया होता है मैम वो होता है एसोसिएशन एरियाज का। एक सेंसरी एरियाज हो गया, इसे सेंसरी एरियाज क्यों बोलते हैं यार? देखो ना यार, ब्रेन का काम क्या है? ब्रेन का काम है मैम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना। एक जगह पे अभी तुमने बेटा कॉर्टेक्स को अलग अलग तरीके से तुम बेटा ब्रेन को डिवाइड करके पढ़ सकते हो। जैसे मैंने सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ये एरियाज बता दिए, या मैंने बता दिया कि ब्रेन में 2 लोब्स होते हैं, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं जिनमें 4 लोब इधर 4 लोब इधर होते हैं। हर एक लोब में यानी हर एक एरिया में अपना फंक्शन डिफाइंड होता है। वैसे ही मैं ये भी कह सकती हूँ कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स हम कह सकते हैं सेरिब्रम का आउटर हिस्सा, जिसके मैम 3 एरियाज हैं। सेंसरी एरियाज को सेंसरी क्यों बोलते हैं? जितनी भी बेटा आपकी सेंसरी इनपुट्स आती हैं, जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है वो ब्रेन के कौन से हिस्से में आती है बेटा? जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन या सेंसरी इनपुट्स आती है वो सारी सेंसरी इनपुट्स बेटा कौन से एरिया में आती होगी मैम? वो सारी मैम इंफॉर्मेशन आपके सेंसरी एरियाज में आती है। जितनी भी इंफॉर्मेशन बेटा वापस जाती है टुवर्ड्स द बॉडी पार्ट्स, टुवर्ड्स द ऑर्गन, वो मैम मोटर एरियाज से जाती होगी। तो सारी मोटर इंफॉर्मेशन मैम
सारी मोटर इंफॉर्मेशन मैम कहां से जा रही है? आपके मोटर एरिया से, इसीलिए बेटा आप इसको मोटर एरियाज बोल रहे हैं। सेंसरी इनपुट की प्रोसेसिंग कहां हो रही है? सेंसरी एरियाज में। मोटर इंफॉर्मेशन की बेटा प्रोसेसिंग कहां हो रही, मोटर इंफॉर्मेशन कहां से जा रही है, कहां से उसका सिग्नल जा रहा है, वो है आपके मोटर एरियाज, इसलिए उससे मोटर एरिया बोलते हैं। एसोसिएशन एरियाज के बेटा बहुत सारे काम है। एसोसिएशन एरिया, एक तो सबसे पहले तो ये लिखो, दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट, this is the most prominent part of the cerebral cortex। दूसरा इसके फंक्शन लिखो जिससे सवाल आए हुए नीट में, कि इट इज एसोसिएटेड विद बेटा मेमोरी, इट इज एसोसिएटेड विद बेटा मेमोरी, कम्युनिकेशन, बहुत क्लियरली एनसीईआरटी ने लिखा है, एंड इंटर सेंसरी फंक्शंस। इंटर सेंसरी फंक्शन क्या मतलब होता है? इंटरी बोल रही हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर सेंसरी फंक्शंस? देखो सेंसरी एरियाज का मतलब तो समझ आ जाता है कि सेंसरी इनपुट्स, और आगे मैं आपको ब्रेन का एक पार्ट पढ़ाऊंगी जिसे बोलते हैं थैलेमस, उसे रिले सेंटर बोलते हैं, यहीं पे रिलेट कर पाओगे। थैलेमस यहीं पे प्रेजेंट होता है, अभी बनाना नहीं, अभी आपको अगले डायग्राम, अगला जब भी थैलेमस पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। थैलेमस यहां प्रेजेंट होता है, थैलेमस को बोला जाता है रिले सेंटर ऑफ द ब्रेन। अगले दिन शायद पढ़ोगे, आज की क्लास में तो नहीं होगा। रिले रेस खेली है ना, रिले रेस में पास करते रहते हैं, एक से दूसरा बंदा, दूसरे से मल्टीपल लोग मिलकर एक रेस को कंप्लीट करते हैं। थैलेमस को भी उसी तरीके से रिले सेंटर इसलिए बोलते हैं। चाहे देखो सेंसरी इंफॉर्मेशन आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स के सेंसरी एरियाज में ही आ रही है, और जो इंफॉर्मेशन वापस जानी है वो आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स के मोटर एरिया से ही जानी है, बट सबको थैलेमस से होते हुए गुजरना पड़ता है। देखो सेंसरी इनपुट्स थैलेमस से होते हुए सेरिब्रल कॉर्टेक्स के सेंसरी एरियाज में आती है, मोटर इंफॉर्मेशन मोटर एरियाज ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स से जाती है, लेकिन हमेशा थैलेमस से गुजरते हुए जाती है। तो वो कहती है कि तुम्हें, अगर वो एक मीम नहीं चला था, अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हें मेरी लाश से गुजरते हुए जाना पड़ेगा, है ना, तो वैसी है, थैलेमस से गुजरते हुए जाती है। एसोसिएशन एरियाज में मेमोरी इसका काम है, कम्युनिकेशन समझ में आता है। इंटरसेंसरी फंक्शंस बच्चों को समझ नहीं आते, व्हाट आर इंटरसेंसरी इंफॉर्मेशंस, सॉरी इंटरसेंसरी फंक्शन। इंटरसेंसरी फंक्शंस का मतलब होता है बेटा कि अगर मल्टीपल सेंसरी इनपुट्स है, एक से ज्यादा सेंसरी इनपुट्स है, उसकी प्रोसेसिंग कहां होगी। जैसे बेटा सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, बोलते बोलते क्या मैं लिख नहीं सकती? मैं लिख सकती हूँ, मैं बोलते बोलते लिखती भी हूँ। क्या मैं बोलते बोलते डायग्राम नहीं बना सकती? क्या बोलते बोलते मैं देख नहीं सकती? देख सकती हूँ ना। मल्टीपल सेंसरी इनपुट्स की, या फिर खाना रखा है मेरे सामने, क्या ऐसा होगा कि जिस वक्त में मैं खाने को देख रही हूं तो मैं उसको स्मेल नहीं कर पाऊंगी? कर पाऊंगी ना, स्मेल भी कर सकती हूँ, मैं खाने को देख भी सकती हूँ, मैं इनफैक्ट खाने को खा भी सकती हूँ। आई कैन टेस्ट द फूड, एट द सेम टाइम आई कैन स्मेल द फूड, आई कैन सी द फूड। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक बार में मैं एक ही काम कर रही हूँ, बाकी का सारी काम मेरे स्टॉप हो जाएंगे, नहीं, मेरे मल्टीपल सेंसरी इनपुट्स का प्रोसेसिंग हो सकता है कहाँ? इंटरसेंसरी एरियाज या इंटरसेंसरी functions which is associated with the association areas। तो multiple sensory inputs भी बेटा हमारी analysis उसकी हो सकती है in the intersensory with the intersensory functions जो हम कहते हैं association areas के। तो हम कह सकते हैं multiple sensory inputs, multiple sensory inputs can be एनालाइज्ड, और मल्टीपल सेंसरी इनपुट्स के एनालिसिस को ही हम इंटरसेंसरी फंक्शन भी बोलते हैं। पहले मैं आपको सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक की बेटा एनसीईआरटी की रीडिंग कराती हूँ, पहले मैं आपको सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक की ही एनसीईआरटी की रीडिंग कराती हूँ, फिर हम फोरब्रेन के दूसरे पार्ट में जाते हैं, ठीक है। देखो द फोरब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, बाकी पार्ट दिए ही नहीं है, हमने सारे पार्ट्स लिखे हैं। सेरिब्रम, हिपोकैम्पस, एमिगडाला, ऑल्फैक्टरी लोब, थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, ये बात हम देख चुके हैं। अ डीप क्लेफ्ट डिवाइड्स द सेरिब्रम लॉन्गिट्यूडनली इनटू टू हाफ्स। अ डीप क्लेफ्ट longitudinally, this is the longitudinal cleft, longitudinal cleft. This divides beta the cerebrum into two halves, the two cerebral hemispheres, ठीक है। क्लेफ्ट का मतलब होता है बेटा इस तरीके का डिवीजन, भाग, विभाजन।
which are termed as left and right cerebral hemisphere. The hemispheres are connected by a tract of fiber called as corpus callosum. Hemisphere corpus callosum की मदद से connected होते हैं. The layer of cells which cover the cerebral hemisphere is called as the cerebral cortex and it is shown into prominent folds. जो cerebral hemisphere को बेटा cover करने वाली cells होती है, जो एक्चुअल में फोल्ड्स में डिवाइडेड होती है आउटर साइड पे, इसी को हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं. द न्यूरोनल सेल बॉडीज आर, अच्छा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर्ड टू एज ग्रे मैटर ड्यू टू इज ग्रेइश अपीयरेंस. आप देखो, सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर्ड टू एज ग्रे मैटर. सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्योंकि वो बाहर वाला हिस्सा है, उसको हम ग्रे मैटर रिफर करते हैं. क्यों मैम? क्योंकि आपकी सेल बॉडीज जो होती है वहां ज्यादा एग्रीगेटेड होती है, वहां ज्यादा एग्रीगेटेड होती है, तो मैम उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर बोलते हैं. द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कंसंट्रेटेड हियर, the neuron cell bodies are concentrated here giving the color. ठीक है. cerebral cortex contain motor areas, sensory areas and large regions neither sensory nor motor. These regions are called as association areas. एक तो sensory areas है, एक तो motor areas है, और कुछ areas है मैम जो ना sensory है ना motor है completely, उसे बोलते हैं association areas. These are large areas and these form the major beta part of the cerebral cortex. They are responsible for complex functions like intersensory associations, memory and communications. ठीक है. Fiber of the tracts are covered with myelin sheath which constitutes the inner part of the cerebral hemisphere. They give opaque white appearance to the layer, hence it is called as व्हाइट मैटर. मैम माइलिनेटेड न्यूरॉन्स अंदर की तरफ प्रेजेंट है, इसीलिए मैम वो व्हाइटिश अपीयरेंस होती है, इसीलिए उसे व्हाइट मैटर बोलते हैं. सेरिब्रम रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज थैलेमस. अच्छा, ये थैलेमस, हाइपोथैलेमस और इसके बारे में. अच्छा, एक काम करते हैं, आज हम इसके सेरिब्रम तक ही रखते हैं, क्योंकि आगे फिर बेटा एक टॉपिक स्टार्ट करूंगी तो वो काफी डिटेल ले जाएगा. आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने ब्रेन का सेरिब्रम पढ़ा है. सेरिब्रम के बारे में ही देखा जाए तो एनसीईआरटी ने ज्यादा इंफॉर्मेशन दी हुई है बेटा. थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस या एमिगडाला, हिपोकैम्पस के बारे में उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है जितनी कि सेरिब्रम के बारे में दी हुई है. तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे बच्चों? अगली क्लास में हमें, वैसे अगर, लेकिन फिर बेटा तुम 2.5 घंटे या 3.25 घंटे के लेक्चर देख भी तो नहीं पाओगे, है ना. ब्रेन का जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज योर इमोशनल ब्रेन, the thalamus, epithalamus, hypothalamus, the amygdala, hippocampus, the hind brain and बेटा इसके अलावा बचे हुए हैं PYQs. ठीक है. तो हम एक काम करेंगे, अगले चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे देंगे अगली जो लाइव क्लास हम लेंगे. और क्या बोलते हैं, देखो ये वाला बचा हुआ टॉपिक, मिड ब्रेन बचा हुआ है, हाइंड ब्रेन बचा हुआ है, फोर ब्रेन के भी काफी सारे पार्ट्स बचे हुए हैं, सिर्फ सेरिब्रम हमने कंप्लीट किया है और PYQs बचे हुए हैं. ठीक है. तो हम क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास मैं प्लान कर लूंगी मुझे किस तरीके से प्लान करना है. फिर पता चला बेटा थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे प्लान होता है तो तुम्हें लगता है क्या हो गया, मैं प्लान कर लूंगी. मैं देखती हूँ कि मैं क्या करूंगी बेटा, जो तुम्हारी लाइव क्लास होगी उसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर हम थोड़ा सा स्टार्ट भी कर देंगे. ठीक है. उसमें हम केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर थोड़ा सा स्टार्ट भी कर देंगे और ये वाला जो चैप्टर का बचा हुआ पार्ट है अलॉन्ग विद द PYQs ये कवर कर लेंगे. ठीक है. देखते हैं कैसा करते हैं. अगर ऐसा होता है कि लाइव में सिर्फ इस पार्ट को कंप्लीट करना है और PYQs कराने हैं तो वैसा कर लेंगे. जैसा भी होगा बेटा हम कर लेंगे, क्योंकि अगर मैं अभी तुम्हें कराऊंगी तो आई थिंक बेटा ये बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, फिर वो दैट इज नॉट गुड फॉर यू. तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं. ठीक है. हम लोग बिल्कुल लेक्चर प्लानर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो हमें कोई लोड लेने वाली भी बात नहीं. हम देख लेंगे बेटा कैसे प्लान आउट कर सकते हैं. जैसा भी होगा वो इन्फॉर्मेशन तो बेटा आपको मिल ही जाएगी. चाहे फिर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन अलग से स्टार्ट कर लें और लाइव जो लेंगे उसमें सिर्फ इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं और PYQs करते हैं. जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगी. ठीक है. थैंक यू वेरी वेरी मच आज का लेक्चर अटेंड करने के लिए. लास्ट के 2 मिनट मैंने सिर्फ यही बताया. ठीक है. मैं खुद प्लान आउट कर लूंगी. ओके, धन्यवाद बेटा. आई होप तुम लोग को लेक्चर समझ में आया होगा. जैसा कि आप लोग गाना सुनना चाह रहे होगे तो मैं एक छोटा सा गाना आप लोग को 2 लाइन सुना देती हूँ, फिर टाटा बाय बाय करती हूँ. ठीक है. यस मेरे को गाना कुछ याद नहीं आता बेटा, मुझे पता है तुम कमेंट्स में बोलते हो मैम ये गा दो वो गा दो. चलो ठीक है. हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना. हमें तुमसे प्यार कितना
जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हाँ, हमें तुमसे प्यार सब्जेक्ट से प्यार करना है और बढ़िया तरीके से डॉक्टर बनना है। थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑल सुपर सून। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ डिड यू एंजॉय द लेक्चर। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, थैंक यू, बाय।